Hello everyone, how are you? Very welcome to our channel online GS by दिवाकर एंड दिस इज सत्यम परमार। फ्रेंड्स, अपना ये जो सेशन चल रहा है 10,000 प्लस क्वेश्चन कराने का, जिसमें कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे थे और उसका ये नेक्स्ट पार्ट है जिसमें अभी अपन लोगों ने डिस्कशन कर लिया है टीजीटी एंड पीजीटी के 2023 से लेकर के 2000 तक के जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी का यहाँ पे सॉल्व देख लिया है। ये सभी पेपर आप लोगों को मिलेंगे कहाँ पे? जो आपका दूसरा चैनल है स्टडी पीवाईक्यू। ठीक है, ये जो आपका चैनल है स्टडी पीवाईक्यू, यहाँ पे आपको कंप्लीट सीरीज मिल जाएगी इन सभी क्वेश्चंस की। डिटेल में सॉल्व है, वहां पे आप जा करके इसको देख सकते हैं। और अभी फिलहाल में जो डिस्कशन चल रहा है, ये जो यूजीसी नेट के पेपर हुए हैं उन सभी का यहाँ पे सॉल्व देख रहे हैं। 2023 से लेकर के 2005 तक के यहाँ पे पेपर का सॉल्व कराया जाएगा। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड इस वाले चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अगर दोनों ही चैनल पर नए हैं तो इतना काम आप कर लेंगे और उसके बाद में अपन क्लास को आगे करेंगे। ठीक है, इसमें जो आपका आज का जो सेशन है जून 2020 का सॉल्व देखेंगे। इससे पहले 2019 के जो भी पेपर हुए थे दिसंबर एंड जून में, उन सभी का अपन लोगों ने डिस्कशन देख लिया है। ठीक है, अगर आप कंप्लीट बैच चाहते हैं जिसमें कि आप नेट सेट एंड जो आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जितने भी एग्जाम्स होते हैं ज्योग्राफी से संबंधित, उन सभी के लिए अगर आपको कंप्लीट बैच चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और साथ में ही आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जीएस बाय दिवाकर सर। ये आपको प्ले स्टोर पे जाकर के मिल जाएगा, तो वहां से आप इसको डाउनलोड करेंगे। इसको डाउनलोड करने से आप लोगों को काफी लाभ होगा, क्योंकि यहाँ पे कई सारे सेशन कराए गए हैं जो आपको मिल जाएंगे सीक्वेंस में। ठीक है, तो ये हो गया आपका अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन। चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि हंटिंगटन है, इनके अनुसार भविष्य के लिए भौगोलिक विचार के दिशा निर्देश को किसने निर्धारित किया हुआ है? ठीक है, इसके जो टर्म्स हैं इनको देखते जाइएगा। भविष्य है, इनके लिए दिशा निर्देश देने का निर्धारित किया था, किसने किया है? हंटिंगटन ए डब्ल्यू ने, बाइडल डी ला ब्लॉस ने, ईसी सैमुअल ने, या फिर वॉन रिच्टहोफेन ने। तो ये किया हुआ है वॉन रिच्टहोफेन के द्वारा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए इसकी, पढ़िएगा भी और साथ में हम पढ़ा रहे हैं उसको भी पढ़िएगा। जो रिश्तोफेन है एक जर्मन विद्वान है, ठीक है, जिसने सामान्य और प्रादेशिक भूगोल में अंतर को स्पष्ट किया हुआ है। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे रिश्तोफेन के बारे में कि इन्होंने क्या किया है। जो ये तो पहले तो ये है जर्मन की, और इन्होंने जो सामान्य और प्रादेशिक ज्योग्राफी है इसमें इन्होंने अंतर को बताया कि क्या अंतर पाया जाता है। साथ में ही प्रादेशिक अध्ययन के लिए उन्होंने वितरण विज्ञान यानी कि कोरोलॉजी नाम दिया हुआ है। इस नाम को आप याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कोरोलॉजी नाम दिया था। और जो प्रादेशिक भूगोल है उसमें रिchthofen ने विभिन्न आकार के क्षेत्रों का अध्ययन किया है, उसके लिए कई सारे नाम दिए हैं। हटिंगटन है, हटिंगटन के अनुसार रिchthofen को भविष्य के लिए भौगोलिक विचार के दिशा निर्देश को निर्धारित किया गया है। ये किसने कहा है? हटिंगटन ने रिchthofen के लिए बोल दिया, क्योंकि उन्होंने क्या किया था? जो सामान्य भूगोल है और प्रादेशिक भूगोल है उसका अंतर इन्होंने बताया, उसके कई सारे नाम दे दिए। तो इन्होंने फिर हटिंगटन ने थोड़ी सी इनकी अ, मतलब जो प्रशंसा होती है वो कर दी और आगे करके इन्होंने बता दिया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जीआईएस है, जीआईएस में वेक्टर डेटा जो मॉडल्स मॉडल्स हैं उनके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा गया है। तो पढ़ लीजिए इनके कथनों को, क्या क्या कथन दिए गए हैं। यह एक साधारण डेटा मॉडल है और जो इसकी निम्न फोटोग्राफिक मानचित्रण निर्गम आउटपुट गुणवत्ता मानी जाती है। तो ये जो साधारण तो नहीं होगा, यानी कि ये आपका गलत लग रहा है। दूसरा इसमें ये कह रहा है, क्या एक सुसंबद्ध यानी कि कॉम्पैक्ट डेटा संरचना होती है? जीआईएस के बारे में, वेक्टर डेटा के बारे में बोल रहा है ये। तो ये कॉम्पैक्ट होती है और जिसकी की उच्च मानचित्रण निर्गम गुणवत्ता होती है। तो ये आपका सही हो जाएगा। यह सरल डेटा होता है, सरल नहीं होता, इसकी प्रौद्योगिकी का जो प्रौद्योगिकी है उसका उपयोग इसमें किया जाता है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका ये सही हो जाएगा, केवल बी ही सही है। व्याख्या इसकी देख लीजिए। भौगोलिक सूचना तंत्र है, यानी कि जीआईएस में कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर
यानी कि आप इसको इजीली नहीं कर सकते, कंप्यूटर आपको आना चाहिए। कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के माध्यम से भौगोलिक सूचनाओं को एकत्रित करके उनका विश्लेषण किया जाता है। फिर उसके बाद में जो जीआईएस है उसके वेक्टर डेटा मॉडल्स एक कैसी है, सुसंबद्ध यानी कि कॉम्पैक्ट डेटा संरचना है जिसकी कि उच्च मानचित्रण निर्गम गुणवत्ता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे दिया गया है कि जो जीवन निर्वाह खेती है उसके कार्य में संलग्न देशों की विशेषताओं को निम्नलिखित तथ्य पर शामिल करना है। जीवन निर्वाह के लिए किया गया है, यानी कि उनमें इतना ज्यादा स्पेस नहीं है कि वो व्यापार के लिए कर ले, वो सिर्फ अपने जीवन यापन हो जाए इतना वो खेती कर रहे हैं। तो उसमें क्या हो सकता है, विकासशील अर्थव्यवस्था हो सकती है, ठीक है, यहाँ पे विकासशील तो हो सकती है। जनसंख्या का उच्च घनत्व यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है, उच्च घनत्व होगा तभी वहां पे क्या होगा, जो जीवन निर्वाह है उसके लिए खेती करेगा, ना कि व्यापार के लिए। प्रौद्योगिकी का न्यून स्तर होता है, ये भी ठीक कहा गया है। उच्च विकसित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये कैसे हो जाएगा, व्यापार तो यहाँ पर कैसे ही नहीं हो रहा, क्योंकि जो खेती है वो कैसी है, जीवन यापन के लिए है, जीवन निर्वाह खेती है। तो ए बी सी आपका यहाँ पे ये सही हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, इतनी बड़ी सी इसको पढ़ लेते हैं। किसने प्रदूषण को इस रूप में परिभाषित किया हुआ है, पढ़िए इसको। पदार्थ अथवा ऊर्जा प्रारूपों की बृहद उपस्थिति जो कि अनिच्छा पूर्वक उत्पन्न की गई हो, ठीक है, अपने उद्देश्य से अधिक समय तक टिकी हो, ठीक है, दुर्घटना द्वारा बची हो, साथ में अनदेखे प्रभावों से पूर्व हो, मात्रात्मक रूप में जो उसके आदमी के स्वास्थ्य को नुकसान देती हो या उसको सुरक्षा करती हो। किसने कहा ये, लॉर्ड कैनेट, डीएम डिक्सन ने, आर एफ दसमान ने, या फिर अर्नोल्ड गुडी ने। तो ये जो कहा हुआ है आपके लॉर्ड कैनेट के द्वारा कहा हुआ है, इनको आप याद रख लेंगे। इन अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो आपका यूजीसी नेट का पेपर है उसमें 10 से 15 क्वेश्चन आप लोगों को घुमाने वाले आते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी इनकी डेफिनेशन है, कौन इनको याद करेगा। अगर बाई चांस कोई याद रह जाए तो आप लोगों के लिए अच्छी बात है, इसके लिए आप इतना याद रख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑक्सीजन के पुनर्चक्रण की अवधि के लिए सही है, यानी कि जो ऑक्सीजन है फिर से रीयूज में आ जाती है, फिर उसका चक्र फिर से शुरू हो जाता है, वो अपनी वर्ष पूछी गई है कितने वर्षों का यहाँ पे होता है। तो ये जो ऑक्सीजन की अवधि होती है कितनी होती है, 2000 वर्ष की यहाँ पे अवधि को मापा गया है, ठीक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अवधि पूछी जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड की अवधि होती है कितनी, 300 वर्ष, ठीक है, ये उसका कार्बन डाइऑक्साइड का चक्र होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीक भूगोल है उसके विकास में योगदान का सही क्रम पूछा गया है। ग्रीक भूगोल वेताओं का क्रम लगाना है तो पहले कौन से आए थे, यहाँ पे एनेक्सीमेंडर दिया गया है, उसके बाद में हिप्पार्कस, ये गलत हो जाएगा। एराटास्थनीज के बाद हेरोडोटस है, हिप्पार्कस है, फिर एनेक्सीमेंडर दिया गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये आपका सही हो जाएगा, एनेक्सीमेंडर, एनेक्सीमेंडर के बाद में हेरोडोटस, हेरोडोटस के बाद में एराटास्थनीज एंड हिप्पार्कस, इनका सीक्वेंस सही हो जाएगा। ये आप याद रखेंगे इनका सीक्वेंस। ग्रीक जो जो ज्योग्राफर्स होते हैं यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इनका कालक्रम जरूर से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से उस उन्नयन तक कोपेन एएफ प्रकार के जलवायु क्षेत्र का विस्तार मध्य समुद्री स्तर तक होता है, कहाँ तक होता है, 1000 मीटर तक, 1500 मीटर तक, 2000 मीटर तक, या फिर 2500 मीटर तक। तो जो एएफ है इस जलवायु का विस्तार पाया जाता है 1000 मीटर की ऊंचाई तक, यहाँ पर विस्तार पाया जाता है, ठीक है। व्याख्या इसकी देख लीजिए। मेघाथर्म है, आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु है, इसको कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण के 3 उप समूहों में किया है। कितने, 3 उप समूह इसके बनाए हैं। पहला हो गया इसमें एएफ यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन या फिर विषुवतीय जलवायु होगी। दूसरी इसमें रखी है उन्होंने एडब्ल्यू प्रकार की, जिसको के नाम दिया है उष्ण सवाला जलवायु। तीसरी रखी है इन्होंने एएम प्रकार की, जिसमें कि उष्ण मानसूनी जलवायु होती है। तो जो एएफ जलवायु है विषुवत रेखा के दोनों ओर पाई जाती है, 5 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री अक्षांश के बीच तक ये वाली एएफ जलवायु पाई जाती है, ठीक है। महाद्वीपों के जो पवनाभिमुखी तट होते हैं उन पर जलवायु 15 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री अक्षांशों तक
ये एएफ प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो जो एएफ जलवायु हो गई, उसके जो समुद्री क्षेत्र से यानी समुद्री तल से दूरी अगर मापी जाए तो वो कितना हो जाएगा, 1000 मीटर तक होता है। इतना आप एएफ के बारे में, कोपेन के बारे में याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक थोड़ा सा आपका मानक विचलन यहाँ पे पूछा गया है। 0 से लेकर के 0+1 ये आपका मान दिया गया है। ये आपकी एक टेबल दी गई है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दी गई है, इनसे ज्यादा मतलब नहीं है। अपन लोगों को 0 से लेकर के +1 का पूछा गया है। इससे भी, और इसकी जो वैल्यू दी गई है आप लोगों को, ये दी गई है 0.3413। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को, यहाँ पे इतना आपको ये घुमा दिया गया है। ठीक है, सिर्फ आप लोगों को इसमें इंटू कर देना है। किससे कर देना है? इंटू 100 से, क्योंकि ये परसेंटेज में पूछा गया है। तो आप लोग इसकी इंटू किससे करेंगे? 0.3413 के इंटू कर देंगे 100 से, तो आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा 34.13। यहाँ पे ये परसेंटेज आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इतना इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन इसमें जो दी गई है, इसको देखने की जरूरत नहीं है, काफी घुमाया जाता है। तो आप इसको इतना ही इजीली याद रखेंगे, ये आपका काम हो गया। ठीक है, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सूची 1 है, सूची 2, इनको मिलाना है। केंद्र स्थल जो संकल्पना है मैकिंडर की हो जाएगी। जो रेड जेल है, इन्होंने राज्य का वर्गीकरण किया हुआ है। और लिमलैंड की संकल्पना दी हुई है किसने? स्पाइकमैन ने। और जो केंद्र स्थल है, केंद्र स्थल की संकल्पना दी है मैकिंडर के द्वारा। और राज्यों का जो क्षेत्रीय विकास सिद्धांत है, ये दिया गया है बेन वोल्केनबर्ग के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं, इनको यहाँ देख लेते हैं। सर यहाँ पे देखिए, केंद्र स्थल संकल्पना हो गई मैकिंडर के द्वारा। ए का यहाँ पे 4 हो जाएगा, ए का एक ही दिया गया है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। रिमलैंड की थ्योरी दी गई है स्पाइकमैन के द्वारा। राज्य का वर्गीकरण किया गया है बेन वोल्केनबर्ग के द्वारा। और जो राज्यों का क्षेत्रीय विकास का सिद्धांत है, ये दिया गया है रेड जेल के द्वारा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ए ऑप्शन यहाँ पे ये आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित मानचित्रों में से कौन से मानचित्र एक ही समय में औसत ढाल और औसत जो आपेक्षिक भू-आकृति है उसको दर्शाते हैं? कौन सा मानचित्र हो जाएगा, पढ़िए जरा। ट्रैकोग्राफिक मानचित्र हो जाएगा, क्षेत्रफल मापी, उच्चतादर्शी या आकृति कारक। तो यहाँ पे किसको दर्शा रहा है ये? समय में औसत ढाल और आपेक्षिक भू-आकृति को यहाँ पे ये दर्शा रहा है। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? ट्रैकोग्राफिक मानचित्र हो जाएगा। ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। व्याख्या इसकी पढ़ेंगे। जो ट्रैकोग्राफिक मानचित्र है, एक एक ही समय में जो औसत ढाल होती है और आपेक्षिक भू आकृति होती है, उसको ये दर्शा देता है। आकृति कारक मानचित्र में स्थलाकृति लक्षणों में मिलते जुलते प्रतीत होते हैं। मानचित्र में जो दृश्य भूमि है, उसको प्रदर्शन यहाँ पे किया जाता है। क्षेत्रफल मापी होता है मानचित्र के द्वारा किसी भी आकार के समतल यानी कि द्विविमीय क्षेत्र का क्षेत्रफल मापा जा सकता है। उच्चतादर्शी जो मानचित्र होता है, उसमें क्या होता है, जो मानचित्र है उसके आधार तल से ऊपर या फिर नीचे की ओर में स्थित विभिन्न ऊंचाइयों वाले भाग जो होते हैं, उनका परसेंटेज क्षेत्रफल यहाँ पर दिखाया जाता है। ठीक है, ये किस में दिखाया जाता है? उच्चतादर्शी वक्र में। और जो आपका ट्रैकोग्राफ है, इसमें दिखाया जाता है औसत ढाल एवं जो भी भू आकृति होती है उसकी, उसको दिखाया जाता है। एक ही समय में यहाँ पर दर्शाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण भारत के विकसित जो अविकसित है राज्यों के बीच में असमानता को बढ़ाने के परिणत हुआ है। दूसरा इसमें कह रहा है कि जो संगठित क्षेत्र है, संगठित क्षेत्र जो शुद्ध घरेलू उत्पाद है उसका 83% प्रदान करता है, लेकिन कार्य क्षमता का 93% रोजगार प्रदान करता है। तो ये तो कैसे भी ठीक नहीं है, क्योंकि आगे डेटा देखेंगे अपन लोग। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, इस हिसाब से आपका सी सही हो गया। पढ़ लीजिए इसकी व्याख्या। वैश्वीकरण है भारत के विकसित एवं अविकसित राज्यों के बीच में असमानता को बढ़ाने में परिणत हुआ है। ठीक है, अभी का तो इसको सही कहा गया है। 2018 में
50% भारतीय जो आबादी थी उसका जो श्रम बल थे प्रतिभागी रहे थे, कितने रहे थे? 50%। वहां पे कितना दिया गया है? 83 दिया गया है। और इनमें से 81 को अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार हासिल करना था, जो कि तर्क गलत दिया गया है, तो इसको आप तो गलत कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से कथन है जो कि सुधारोत्तर काल पोस्ट रिवॉर्ड पीरियड के कृषि वृद्धि की मंदी के बारे में सही पूछा गया है? देख लेते हैं कौन से हो जाएंगे। कृषि वृद्धि में मंदी, ठीक है, इसके बारे में पूछा गया है ये। कृषि में सर्वाधिक और सामान्य निवेश में मंदी, खेत का घटना यानी कि खेत का जो आकार होता है उसका घटना, नई प्रौद्योगिकी के विकास की विफलता, या फिर क्रमिक भूमि सुधार। भूमि सुधार होगा तो मंदी कहाँ से आएगी? ठीक है, इसको आप हटा देंगे, इन तीनों को लगा देंगे तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। स्थानिक अर्थव्यवस्था के क्रम विकास के 4 चरणों को निरूपण किसने किया है? किस किसने किया है देख लीजिए। जॉन फ्रीडमैन ने, कार्ल मार्क्स ने, रोनाल्ड एफ एबलर ने, या फिर अगस्त लॉस ने। तो ये किया हुआ है किसने? जो विकास है उनके 4 चरण का निरूपण जॉन फ्रीडमैन ने किया हुआ है या फिर फ्राइडमैन ने किया है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। स्थानिक अर्थव्यवस्था के क्रम विकास के 4 चरण हैं, इनका निरूपण किया हुआ है जॉन फ्रीडमैन ने। फ्रीडमैन जो है अमेरिका के अर्थशास्त्री थे। ठीक है, इनका ये रखना याद कि ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे। मौद्रिक नीति, कराधान, निजीकरण और नियंत्रण से संबंधित उनके विचारों ने सरकारी नीतियों को प्रभावित किया। इनकी प्रमुख पुस्तकें भी रही थी, इनको भी आप जानेंगे। अ थ्योरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन एंड पूंजीवाद और स्वतंत्रता, ये इनकी 2 पुस्तकें रही थी, काफी फेमस पुस्तकें हैं, इनको भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने सामान्य वर्षज भूगोल के द्विभाजन की स्थापना आधारशिला रखी है? किसने रखी है? जो डिक्टोनॉमी का जनक है किसको कहा जाता है? ये बर्नहार्ड वारेनियस है। सी डी ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। 17वीं शताब्दी थी, उसमें ये महान जर्मन भूगोलवेत्ता रहे थे। उनकी प्रमुख रचना रही थी सामान्य भूगोल वर्सेस विशिष्ट भूगोल। इसमें द्विभाजन की स्थापना की आधारशिला रखी हुई थी बर्नहार्ड वारेनियस ने। ठीक है, ये पहले विद्वान थे जिसने क्रमबद्ध भूगोल एवं प्रादेशिक भूगोल की द्वैतता की आधारशिला रखी थी और इन्हें ही क्रमबद्ध भूगोल का जनक माना जाता है। ये भी आप किसके बारे में याद रखेंगे? बर्नहार्ड वारेनियस के बारे में याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तरवर्ती वैश्वीकरण काल के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विषय में क्या सही नहीं पूछा गया है? तो इसने विश्व अर्थव्यवस्था के स्थानिक समाकलन को प्रोत्साहित किया है। ठीक है, ये किया हुआ है इसने। व्यापार के सरलीकरण में डिजिटल तकनीक की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण बन गई है। बिल्कुल सही कह रहा है। यहाँ पे अभी क्या चल रहा है? डिजिटल अपना टाइम चल रहा है, तो यहाँ पर तकनीकी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। क्षेत्रीय तुलनात्मक लाभ पतन की ओर में है। पतन कहाँ से हो जाएगा जब वृद्धि हो रही है यहाँ पे? तो यही आपका गड़बड़ लग रहा है, तो सी ऑप्शन इसको गलत में लगा लेंगे। फोर्थ ऑप्शन पढ़ेंगे। किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा करने की योग्यता परिवहन प्रणाली के साथ साथ व्यापार के सरलीकरण रूपरेखा पर अत्यधिक निर्भर करती है। तो ये इसने बिल्कुल सही बात कही है, तो डी भी आपका सही हो जाएगा। सही नहीं पूछा गया है तो आपका जो सी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। बाकी के ए बी एंड डी तीनों के तीनों सही हो जाएगी। ठीक है, तो बोल रहा है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो समुद्री सतह है उसके नजदीक दबाव में वृद्धि के कारण सतह से गहराई की ओर में घनत्व भी बढ़ता जाता है। ठीक है, आगे कहा गया है इसमें कि यदि हल्का जो सतह जो होती है हवाओं द्वारा दूर ले जाया जाता है, सघन उपसतह उस पर ऊर्ध्वगामी होता है। उनमें से कथन पूछा गया है कौन सा सही हो जाएगा? एक और दो दोनों सही है, एक और दो दोनों गलत है। तो जो समुद्री सतह होती है उसके नजदीक में दबाव में वृद्धि के कारण जो सतह है उसकी गहराई में घनत्व बढ़ता है। बिल्कुल सही कहा गया है, घनत्व उसमें बढ़ जाता है। और जो हवाएं हैं दूर ले जाती हैं, सघन उपसतह होती है, ऊर्ध्वगामी होता है। तो ये भी आपका
सही कहा गया है, एक और दो दोनों ही सही हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। थर्मल इंफ्रारेड की रिमोट सेंसिंग में रेडियोमीटर्स द्वारा संवेदन यानी कि सेंस किया जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है इसमें कि जो थर्मल इंफ्रारेड है, ना तो मानव आंखों के द्वारा देखी जा सकती है और ना ही उनकी फोटोग्राफी की जा सकती है। इसलिए उनको क्या किया जाता है, संवेदन यानी कि सेंस किया जाता है। ये आपका जो ए और आर दोनों सही हो जाएगा और साथ में व्याख्या भी ये सही कर रहा है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। An introduction to application of geography to history and the geographical distribution of mankind। ये पुस्तकें पूछी गई हैं, किसकी हो जाएंगी ये? कार्ल रिटर की, फ्रेडरिक रेडजेल की, या फिर बिलारो की, या फिर अल्फ्रेड हेटनर की। ये दोनों जो बुक हैं काफी फेमस बुक हैं, इनको दोनों को याद रखेंगे। फ्रेडरिक रेडजेल के द्वारा ये पुस्तकें लिखी गई हैं। बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। रेडजेल एक जर्मन भूगोलवेत्ता है। भूगोल के अध्ययन के लिए स्थान पर उन्होंने स्थायी प्रकार को सुरक्षित रखने का काम किया हुआ है। इसलिए जो रेडजेल है उनको मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे कि मानव भूगोल है उसका जन्मदाता किसको कहा जाता है? रेडजेल को कहा जाता है। और जो एन इंट्रोडक्शन टू द एप्लीकेशन ऑफ ज्योग्राफी टू हिस्ट्री एंड ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनकाइंड, ये दोनों ही पुस्तकें लिखी गई हैं फ्रेडरिक रेडजेल के द्वारा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सीमांकन बंटवारे के पश्चात किया गया है। जो और ये किस प्रकार की सीमा होंगी? परवर्ती तो ये तब होती जब ये कब होती? जो बट विभाजन है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो बंटवारा हुआ होता है उससे पहले इसकी सीमा का निर्धारण हुआ होता तो ये परवर्ती होती। यहाँ पे सांस्कृतिक भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो बंटवारा हुआ है अपना भारत और पाकिस्तान का, संस्कृति के आधार पर हुआ है, हिंदू और मुस्लिम के आधार पर हुआ है, तो ये किस में आ जाती है? संस्कृति में आती है। और अनुवर्ती सीमा भी यही होती है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बंटवारे के बाद में हुई है और संस्कृति के आधार पर हुई होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ए एंड डी दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे। आप इनमें से कोई भी लगाएंगे, आंसर आपका ये सही माना जाएगा। ठीक है, लेकिन जो आयोग है उसने उत्तर एक को माना है। तो अगर आप बताएंगे, आपके में ऐसा ऑप्शन आ रहा है तो आप उसमें संस्कृति लगा करके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बंटवारा हुआ है भारत का, साथ में बांग्लादेश का भी आप याद रखेंगे, क्योंकि उसका भी जो बंटवारा हुआ है वो भी संस्कृति के आधार पर ही हुआ है। तो दोनों को आप इसी तरीके से याद रखेंगे, संस्कृति लगाएंगे। अगर संस्कृति नहीं है तो आप अनुवर्ती लगाएंगे। ठीक है, दोनों है तो आप अनु संस्कृति को मान करके चलेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वक्र संचयी बारंबारता वितरण को दर्शाने के लिए उचित है? कौन सा हो जाएगा? बारंबारता वक्र हो जाएगा, त्वरण यानी कि जो अगायब होता है आपका, लॉग नॉर्मल वक्र होता है, या फिर सेमी लॉग यानी कि अर्ध संलेख वक्र होता है। जो संचयी बारंबारता को दर्शाता है ये आपका वक्र हो जाएगा त्वरण, या फिर जो अगायब वक्र होता है या फिर अजैब होता है, ये आपका किसको दर्शाता है? संचयी बारंबारता को। ठीक है, बी ऑप्शन सही टिक लगा लेंगे। आगे बढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि जो समुद्री जल है गर्म होने की प्रक्रिया को पहचानना है। इसमें कैसे गर्म होता है? सूर्य से जो प्राप्त होता है उसको विकिरण, उसके द्वारा, एंड उसका जो अवशोषण कर लेता है। ठीक है, ये तो आपका ठीक हो गया। आगे कह रहा है जो गतिज ऊर्जा है उसका यहाँ पर रूपांतरण होता है, ये भी ठीक कह रहा है। आगे कह रहा है कि ध्रुवीय बर्फ पिघलेगी तो क्या होगा? समुद्री जल गर्म हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं होगा। सी जहां पे है उसको काट देंगे, काट देंगे, काट देंगे। ऑप्शन आपका आ गया कौन सा? सी ऑप्शन सही आ गया। ठीक है, इतना आपको करना है और कुछ भी नहीं करना है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, इसकी व्याख्या नहीं देखी है, व्याख्या पढ़ लेंगे, पहले इसको डिलीट कर लेंगे। पृथ्वी पर उपस्थित है अन्य सभी वस्तुओं की भांति महासागरीय जल को ऊष्मा सूर्य से ही प्राप्त होती है। बिल्कुल सही कहा गया। ऊष्मा ज्यादातर अपन लोगों को कहाँ से प्राप्त होती है? सूर्य ही अपना एकमात्र सोर्स है बढ़िया वाला, जो कि ऊष्मा दे रहा है। आजकल तो कई सारे सोर्स मिल चुके हैं ऊष्मा के, लेकिन सूर्य अपना एक बढ़िया वाला है, हमेशा मिलेगा। आगे कह रहा है कि जो समुद्री जल है उसमें
विकिरण से ऊष्मा प्राप्त करके ये गर्म होता है। विकिरण यानी कि जो सूर्य है उसके द्वारा आई गई किरणें हैं, उससे ये उस जो जल है गर्म हो जाता है, जिससे उसका तापमान बढ़ जाता है। सूर्य से जो प्राप्त होती है विकिरण, इसका वो अवशोषण यानी कि एब्जॉर्ब कर लेता है तथा गतिज ऊर्जा का रूपांतरण जो होता है, उससे जो समुद्री जल है वो गर्म हो जाता है। ध्रुवीय बर्फ है वो पिघलेगी, बर्फ अगर पिघलेगी तो उसका पानी गर्म तो होगा नहीं, ऑब्वियसली बात है वो ठंडा ही होगा। तो इस समुद्र के जल को गर्म ना करके ठंडा करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने भूगोल को जीव भूविस्तार संबंधी विज्ञान के रूप में व्याख्यात किया हुआ है? जीव भूविस्तार के रूप में किया है, किसने किया ये? पीई जेम्स ने, एंड हेटनर ने, लिस्थोपिन ने, सी डार्विन सीआर ने। नाम ही नहीं दिया है। चलिए देख लीजिए, इसकी व्याख्या ही देख लीजिए। मार्क जेफरसन है और कार्लो सावर है, इन्होंने जीव भूविस्तार या फिर जीव वितरण विज्ञान, इनको प्रवर्तक माने जाते हैं। किसका? जीव वितरण विज्ञान का या फिर जीव भूविस्तार का। दोनों के नाम आप याद रखेंगे, मार्क जेफरसन है एंड कार्ल सावर है। जीव भूविस्तार विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है किसी क्षेत्र या फिर प्रदेश में दिखाई देने वाली विशेषताओं का वर्णन करना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित अभिकथनों को उच्चतादर्शी वक्र यानी कि जो आपका हिप्सोमेट्रिक कर्व होता है उसके संदर्भ में पढ़ना है। यह अपवाद द्रोणी होता है और उसका क्षेत्रफल ऊंचाई यहाँ पर संबंध दिखाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, अपवाद द्रोणी है और ऊंचाई का संबंध यहाँ पे दिखा रहा है। यह एक उत्तल वक्र होता है यानी कि कन्वेक्स जो कॉनकेव कर्व होता है, और अधिकांश अपवाद क्षेत्र अपेक्षाकृत निम्न ऊंचाई पर होता है। नहीं, निम्न ऊंचाई यहाँ पे नहीं होती है, उच्चतम माना जाता है इसको, इसलिए इसका नाम ही उच्चतादर्शी वक्र है। तो इतना आप सोच के चलेंगे, भी गलत हो जाएगा। यह एक अवतल वक्र है। भूस्खलन, मृदा सर्पण आदि जैसी विशेष जो पहाड़ी है, ढाल प्रक्रिया है, उनकी विशेषताओं द्वारा इसकी पहचान की जाती है। बिल्कुल ही गलत दिया गया है, टोटली गलत दिया गया है। आगे कहा रहा है, ये जो डी ऑप्शन है इसमें कह रहा है कि किसी अपवाद द्रोणी के लिए किसी उच्चतादर्शी वक्र के आकार की विशेषता जानने का सरल तरीका होता है उच्चतादर्शी समाकलन, इसकी गणना करना। ठीक है, अपवाद द्रोणी का कहा गया है ना, ये तो अपवाद द्रोणी के लिए आपका बेस्ट होता है उच्चतादर्शी वक्र। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए एंड डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, टिक लगा लेंगे, सी ऑप्शन को करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे आप टिक कर लेंगे, बाकी के बी एंड डी, बी एंड सी दोनों ही गलत हो जाएंगे। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखे हैं। वर्तमान में भारत में सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं का सबसे बड़ा उपभोक्ता सरकारी क्षेत्र है। ठीक है, तो वर्तमान समय है, भारत है, भारत में जो सूचना हो रही है, सूचना प्रौद्योगिकी है, सबसे बड़ा उपभोक्ता हो जाएगा, सरकारी क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो भारतीय कंपनियां हैं कुल राजस्व और यहाँ तक के सूचना प्रौद्योगिकी निर्यात बाजार की हिस्सेदारी में बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आगे निकल रही हैं। ये भी ठीक कहा गया है, ए और आर दोनों इसमें सही कह रहे हैं, लेकिन ये इसका कैसे भी करके कारण स्पष्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, कारण नहीं है, ए और आर सही हो जाएंगे, इतना आप याद रखेंगे। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखिए। ये जो आपके असर्शन रीजन के सवाल होते हैं सबसे ज्यादा इजी होते हैं, बस थोड़ा सा इनको पढ़ना आना चाहिए कि कैसे इसका कारण निकाल रहा है या फिर कैसे अलग अलग बात कर रहा है। ठीक है, इतना आप जब पेपर को कई बार सॉल्व करेंगे तो आपको पेपर सॉल्व करते करते ही आ जाए, कुछ इसके लिए अलग से भेद नहीं पढ़ने हैं। मुझे भी पहले ये बहुत टफ लगते थे, लेकिन अब नहीं लगते हैं। वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण स्वतंत्रता की मात्रा में वृद्धि करता है, जिसका परिणाम होता है घरेलू अर्थव्यवस्था वृद्धि, अधिक कम नियंत्रण और आर्थिक संप्रभुता की हानि के रूप में सामने आता है। ठीक है, वैश्वीकरण के बारे में कहा गया है कि जो वैश्वीकरण है, स्वतंत्रता की मात्रा में वृद्धि होती है, वृद्धि करता है, जिसका जो परिणाम होता है कि जो घरेलू अर्थव्यवस्था है उस पर अधिक नियंत्रण होता है, और जो आर्थिक संप्रभुता होता है उस पर हानि के रूप में सामने आता है। ठीक है, आगे इसमें कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो आर दिया गया है इसमें क्या कह रहा है कि जो वैश्वीकरण है, उपभोग है संस्कृति को प्रोत्साहन देता है,
जो सभी देशों के जीवन शैलियों और मूल्यों के साथ में संगत नहीं हो सकती है। इसमें भी क्या कहा गया है, वैश्वीकरण के बारे में कहा गया है, और इसमें भी वैश्वीकरण के बारे में कहा गया है। क्यों जो आर्थिक संप्रभुता होती है उसकी हानि होती है उसके रूप में सामने आता है, इसका कारण यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो इसमें जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, यहाँ पर भी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, व्याख्या एक भी नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हवा की दिशा के समकोण के ओर उन्मुख जो दीर्घित रिज है उसके रूप में निर्मित बालू के डिब्बों को कहा जाता है। समकोण के रूप में पूछा गया है, स्टार ड्यून्स हो जाएगा, बरकान हो जाएगा, अनप्रस्थ ड्यून हो जाएगा, या फिर सीप्स हो जाएगा। जो अनप्रस्थ ड्यून्स होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं आपको, हवा के समकोण होते हैं, ठीक है, बालू के डिब्बे होते हैं, अनप्रस्थ ड्यून को कहा जाता है। देख लीजिए आगे इसकी व्याख्या दी गई है। पवन के चलने की दिशा के समकोण पर होता है, इसलिए इसको अनप्रस्थ ड्यून यानी कि बालू का स्तूप कहा जाता है। इनका निर्माण होता है हल्की या फिर क्षीण पवन के द्वारा। जो हल्की हल्की पवनें चलती है, मध्यम मध्यम पवन चलती है, उसके द्वारा इसका जो पवन है, रेत जम जाता है, टिब्बा बन जाता है। इसका निर्माण होता है रेगिस्तान की सीमा में, रेतीले सागरी तटों में इनका ये निर्माण होता है, लहरदार बनते हैं ये। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर के नहीं बहती है? ब्यास तो आपकी बहती है, झेलम भी, चिनाब भी बहती है, झेलम नहीं बहती है, रावी बहती है। ठीक है, तो आपका कौन सी नहीं बहती, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। झेलम जो नदी है हिमाचल से होकर के नहीं बहती है, बाकी के और तीनों ये बहती है। झेलम के बारे में देख लीजिए। झेलम नदी है पीर पंजाल पर्वत की पदस्थली में स्थित है, वेरीनाग के समीप में शेषनाग झील है, इससे निकलती है। इससे निकलकर श्रीनगर के पास में बुलर झील है, उसमें जाकर के मिल जाती है। आगे बढ़ती है मुजफ्फराबाद मंगला तक के भारत पाकिस्तान के लगभग समानांतर बहती है। ठीक है, पाकिस्तान के साथ में ये बह रही है। पाकिस्तान में सिंधु नदी में जाकर के ये मिल जाती है, और नदी हिमाचल प्रदेश से होकर के नहीं बहती है। इतना आप सिंधु नदी के बारे में, सॉरी झेलम नदी है इसके बारे में याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बरसात के प्रकार दिए गए हैं लगभग, और उनका कितने प्रकार का यहाँ पे होता है, कुहासा कितना होता है एमएम का, बर्फ कितने एमएम की होती है, कच्चे ओले कितने एमएम के होते हैं, हिमी जो वर्षा होती है कितने एमएम के होते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं इनको। कुहासा जो होता है आपका सबसे छोटा होता है, इसको आप याद रखेंगे। कुहासा यानी कि 0.005 से लेकर के 0.05 एमएम का ये होता है। अब आ गए बर्फ के बाद में। बर्फ जो होती है 1 मिलीमीटर, 1 एमएम से लेकर के 20 एमएम के बीच में बर्फ के गोले पाए जाते हैं। कच्चे ओले की बात करेंगे तो कच्चे ओले जो आपके मिलते हैं 2 से 5 एमएम के बीच में कच्चे ओले मिलते हैं। हिम वर्षा जो होती है, आप जिसमें आप चाहते हैं घूमना, मनाली वर्षा, जो मनाली में आप जाना चाहते हैं, कश्मीर में जाना चाहते हैं, किसी के साथ में वो वर्षा आप महसूस करना चाहते हैं, वो वर्षा होती है कितने की, 0.5 से लेकर के 5 एमएम के बीच में ये वर्षा होती है। ठीक है, किस किस के सपने हैं कि हम किसी न किसी के साथ में जाएं और वहां पर ये वाली वर्षा महसूस करें? ठीक है, बताइएगा कमेंट में। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, टिम्बलेट सिद्धांत को एमजे स्पाइकमैन द्वारा कब प्रस्तुत किया गया था, किसके कौन से साल में इसको प्रस्तुत किया गया है? 1941 में, 1942 में, 1943 में, या फिर 1944 में? जो रिमलैंड सिद्धांत है ये आया था अपना 1942 में। ठीक है, स्पाइकमैन के द्वारा ये दिया गया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या इसकी पढ़ लीजिए, देखते हैं क्या दिया गया व्याख्या। मैकिंडर है, मैकिंडर की डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी को 1919 में प्रकाशित किया गया था। ये किसकी बात कर रहा है? मैकिंडर की। ठीक है, क्योंकि इन्हीं के बाद में रिमलैंड ने, यानी कि जो स्पाइकमैन है, इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, रिमलैंड। ठीक है, 1919 में उन्होंने इसका प्रकाशन किया। 1942 का टाइम आया, एंड जो प्रोफेसर थे एडवर्ड अर्ल की संपादकीय भूमिका के साथ में अमेरिकी संस्करण प्रकाशित हुआ। प्रोफेसर स्पाइकमैन 1893 से लेकर के 1943 इस जो विचार आया था, जो मैकिंडर थे, इनके विचार से सहमत नहीं थे। अब इन्होंने क्या किया, इनकी पुस्तक थी ज्योग्राफी ऑफ पीस 1944 में। मैकिंडर ने विचारों, जो मैकिंडर के विचारों की विस्तृत यहाँ पर समीक्षा करी उन्होंने, और उद्देश्य लिखी गई थी
पुस्तक 1944 में स्पाइकमैन की मृत्यु के बाद में छपी है और आयोग ने जो इसका उत्तर माना है 1920 माना है, लेकिन आप जो सही जवाब है 1944 लेकर के चलेंगे, क्योंकि जो इनकी जो पुस्तक है स्पाइकमैन की ये काफी बाद में छपी हुई है 1944 में। ठीक है, इसमें कभी कभार ऑप्शन दे दिया जाता है कि 1942 है या फिर 1944 है, लेकिन ज्यादातर होकर चलेगा। आप कौन सा मान के चलेंगे? 1944। लेकिन अगर दोनों दे रहा है तो आप 1942 टिक करे आएंगे और आप इस वाले क्वेश्चन को उठा करके दे दीजिएगा कि यहाँ पे देखिए आप लोगों ने क्या किया है और हम किसको सही माने। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन संघीय राज्य का प्रारूप नहीं है? मध्यमार्गी एंड अध्रोपित, सामाजिक एवं केंद्रीकृत। संघीय राज्य का प्रारूप नहीं से पूछा गया, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सामाजिक हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा। ये क्या है? संघीय राज्य का प्रारूप नहीं होता है। व्याख्या इसकी देख लीजिए। संघात्मक शासन के अंतर्गत जहां पर राज्य के विस्तार में जनसंख्या में भिन्नता होती है, वहां उसके स्वरूप में भी विविधता पाई जाती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, हमें हमेशा विविधता मिलेगी, विविधता ही जीवन का रूप होता है। प्रत्येक संघात्मक राज्य अपनी राजनीतिक भौगोलिक परिस्थितियों से दृष्टिगत रखते हुए प्रशासन को समायोजित करता है। ब्लिच महोदय है, इन्होंने संज्ञात्मक राज्यों का 4 प्रकार में बताए हुए हैं। कौन सा होता है? आपसी लाभ पर आधारित, समन्वय पर यानी कि समझौता पर आधारित, केंद्रीकृत एवं आरोपित। ये 4 इन्होंने प्रारूप बताए हुए हैं, तो इनको भी आप याद रखेंगे, जिसमें कि आपका सामाजिक नहीं होगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन एक उत्तरी गोलार्ध में ऊष्मा बजट में न अधिकता और न ही कमी होती है? कौन सा ये आपका अक्षांश हो जाएगा? पूछा गया है जहाँ पे कि ऊर्जा ना तो ज्यादा होती है और ना ही ज्यादा कम होती है, तो आप बीच का लेकर के चलेंगे। और 30 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, इसमें ना तो ऊष्मा ज्यादा रहेगा ना ही कम रहेगा, हमेशा यहाँ पे कैसा रहेगा? एक जैसा रहेगा। आप लोगों को जाना हो तो घूम आइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। लैटराइट मृदा का जो निर्माण है उसकी स्थिति में होता है उच्च तापमान और अच्छी बारिश हो तथा क्रम से आर्द्र और शुष्क समयावधि आती है। यहाँ पे आगे कह रहा है कि जो लैटराइट मृदा है काफी फूल जाती है और वर्षा ऋतु में गीली होने के बाद में लिसमिसी या फिर चिपचिपी हो जाती है और स्वतः जुती हुई खेती के रूप में ये जानी जाती है। तो ये आपका गलत कह रहा है, ये लेटराइट की बात नहीं कर रहा है। ये जो विशेषता पाई जाती है यहाँ पे काली मिट्टी में पाई जाती है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आर बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ज्यादा सोचने की बात इसमें है नहीं है। लैटराइट जो मिट्टी होती है वास्तव में लाल मिट्टी का ही विशिष्ट रूप होती है। ठीक है, जिसका निर्माण होता है मानसूनी जलवायु के विशिष्ट व परिणाम इसका विस्तार होता है। मानसूनी जलवायु में आर्द्र एवं शुष्क मौसम वैकल्पिक रूप से पाया जाता है, जिसके फलस्वरूप इस मिट्टी का निर्माण होता है। और जो शुष्क मौसम में यह मिट्टी सूखकर ईंट की भांति कैसे हो जाती है? कठोर हो जाती है। उसमें बात कैसा कर रहा है कि जुती हुई हो जाती है, गीली होने पर लिसलिसी हो जाती है। लेकिन ये कैसी जुती हुई जो बात कर रहा है वो किसकी होती है? काली मिट्टी की विशेषता होती है, ना कि जो लाल मिट्टी या फिर लेटराइट मिट्टी है इसकी विशेषता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी विशेष जो विषय हैं, घरेलू राजनीतिक और सुरक्षा मामले, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, राजनीतिक भूगोल में एक नया रुझान है जिसको कहा जाता है क्या? नव राजनीति, बृहद भू राजनीति, बृहद राजनीति या फिर विकासात्मक भू राजनीति। तो ये कहा जाता है जो सामाजिक स्वास्थ्य संबंधी विशेषों में, यहाँ पे राजनीति और सुरक्षा मामले में हो जाएगा आपका बृहद भू राजनीति। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस ऊर्ध्वगामी क्रम व्यवस्था अनुसार निम्नलिखित प्रकार के बादल पाए जाते हैं। ठीक है, पहले आपका जो पाया जाएगा यहाँ पे स्टेटस क्लाउड पाया जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा, सी के बाद में आएगा आपका स्ट्रेटो क्यूमुलस, और सी उसके बी के बाद में आ जाएगा आपका ऑल्टो स्टेटस, और उसके बाद में सिरस क्लाउड आएंगे। ठीक है, सबसे ऊपर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा सी बी ए डी, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए इसकी।
जो सिरस क्लाउड है या फिर साइरस क्लाउड है, सबसे ऊंचे बादल होते हैं। 6,000 से लेकर के 20,000 मीटर की इनकी ऊंचाई पाई जाती है। ऑल्ट्रा स्टेटस की बात करेंगे तो मध्यम ऊंचाई के बादल होते हैं। 25,000 से लेकर के 6,000 मीटर की यहाँ पे ऊंचाई देखने को मिलती है। स्ट्रेटोक्यूमुलस क्लाउड है, निम्न बादल है, और इनका जो विस्तार पाया जाता है 2500 से लेकर के 3,000 मीटर पर इनका विस्तार पाया जाता है। स्टेटस यानी कि बिल्कुल स्तरीय क्लाउड होते हैं, निम्न स्तरीय बादल होते हैं, जिनका कि विस्तार 2500 मीटर या फिर उससे नीचे पाया जाता है। ठीक है, इनकी ऊंचाई आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा दो कार्बन मुक्त युक्त करता कौन करता है? जो ज्वालामुखी विस्फोट है और जीवाश्म ईंधन इनका दहन होता है, तो पहले दो आपके सही हो जाएंगे। ज्वालामुखी अगर विस्फोट होगा तो वो क्या करता है? कार्बन को मुक्त करता है, जलता है, जलने से क्या होता है? कार्बन मुक्त होता है। जीवाश्म ईंधन इसका दहन करेंगे तो इससे भी क्या होगा? जो कार्बन मुक्त कार्बन है, कार्बन क्या होगा? मुक्त होगा, क्योंकि इसमें भी जल रहा है। ए और बी सही हो जाएगा। भूस्खलन से कार्बन का कोई संबंध नहीं है। खुला यानी कि ओपन खनन है, यहाँ से भी कार्बन मुक्त, इससे कोई भी उत्सर्जन यहाँ से नहीं होता है। तो ए और बी सही हो जाएगा, टिक लगा लेंगे ए को, आगे बढ़ लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सा एक पौधा है उसकी जड़ों के द्वारा अकार्बनिक लवण और पानी का अवशोषण से संबंधित है? पानी का जो अवशोषण होता है वो किसमें होता है? ये प्रक्रिया होती है आपके रूट ऑस्मोसिस की। जड़ों के द्वारा क्या होता है? इसमें पानी को अपने अंदर लिया जाता है तथा पेड़ों को पानी दिया जाता है। जड़ें पानी अंदर लेती हैं, फिर पेड़ों को क्या करती है? नमी प्रदान करती हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है रसाकर्षण या फिर इसको ऑस्मोसिस कहा जाता है। पूरा नाम इसको रूट ऑस्मोसिस, जल जो जड़ परासरण इसको कहा जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिर से आपका असाधारण रीजन का सवाल यहाँ पे पूछा गया है। निर्माण है, प्रचालन है, हस्तांतरण है। बीओटी एक योजना है जिसके अंतर्गत सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए सार्वजनिक प्रचालकों को आमंत्रित किया जाता है। बीओटी है, बीओटी योजना के अंतर्गत निजी निवेश को सुगम बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम को संशोधित या फिर संशोधन किया गया है। यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए तो ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, इसको आप बिना शक के टिक लगा देंगे कि जो निर्माण है, प्रचालन है, हस्तांतरण है, बीओटी एक योजना होती है। उसके बाद में जिसके अंतर्गत सड़क है और उनके पुलों का निर्माण के लिए सार्वजनिक प्रचालकों को आमंत्रित किया जाता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? निजी निवेश हो रहा है, उसको सुगम बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम संशोधन किया गया है। ये आपका गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन आप सही टिक लगा करके चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तीन पूर्ण स्पष्ट दौर हैं। दूसरा दौर जो उत्पादन के कारकों की गतिशीलता का सूचक रहा है, किस दौर के दौरान बना है? ये आपका कब पूछा गया है? 1950 से 1960 का टाइम रहा था, 60 से लेकर के 70, 80 तक का या फिर 90s का ये टाइम रहा है। तो यहाँ पे दूसरा दौर की बात कर रहा है, तो दूसरा दौर आपका कब रहा है? 1970 से लेकर के 1990s का ये दौर रहा है, जहाँ पर कि जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है उसमें क्या हुआ है? गतिशीलता बनी रही है। तो बी सी ऑप्शन यहाँ पे आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। मापक विधियां दी गई हैं, उनके प्रतिपादक दिए गए हैं, देख लीजिए कौन कौन से किससे मैच हो रहे हैं। रैंक कोएफिशिएंट मेथड दिया गया है, ये किसके द्वारा दिया गया है? जो रैंक कोएफिशिएंट मेथड है ये कैंडोल के द्वारा दिया गया है। ठीक है, क्रॉप यील्ड एंड कंसंट्रेशन इंडिसेस दिया गया है, ये किसके द्वारा है? जसवीर सिंह के द्वारा आपका ये दिया गया है, क्रॉप यील्ड एंड कंसंट्रेशन इंडिसेस। ठीक है, आगे आपका दिया गया है यहाँ पे, एक मिनट, जो इंडेक्स ऑफ प्रोडक्टिविटी है, ये किसने, सॉरी, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ लैंड, ये इसके बारे में किसने दिया हुआ है? ये एलडी स्टैम्प के द्वारा दिया गया है। और जो आपका इंडेक्स ऑफ प्रोडक्टिविटी है ये दिया गया है मोहम्मद सफी के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ए का यहाँ पे आप थर्ड लगा लेंगे, बी का यहाँ पे फर्स्ट लगा लेंगे, सी का यहाँ पे सेकंड हो रहा है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। वैसे तो आप अगर ए का थर्ड लगा लेंगे
तो ये सारे ऑप्शन कट जाएंगे तो आपका आंसर निकल आएगा कि ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। फसल संयोजन के बारे में पूछा गया है, बीवर की पद्धति है उसके बारे में कौन से कथन सही है उन पर अपन लोगों को विचार करना है, बैठ करके पढ़िए। उन्होंने दिए गए एक क्षेत्र को उपक्रमों में सापेक्षिक महत्व के साधारण निरीक्षण से बेहतर विश्लेषण पद्धति प्रस्तावित की थी, ये तो उन्होंने ठीक किया था, ये ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। उन्होंने इस धारणा में समय का आयाम जोड़ा कि जो पिछली शताब्दी है उसके दौरान ब्रिटेन की सर्वोत्तम और सबसे खराब कृषि भूमि में परिवर्तन नहीं हुआ था, भूमि में परिवर्तन तो हुआ था, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। उन्होंने उन उपक्रमों की संख्या का पता लगाने का प्रयास किया जिन्होंने वास्तविक और सैद्धांतिक उपक्रमों के संयोजन में अंतर को न्यूनतम किया हुआ है, तो ये तो उन्होंने सही किया था। इन्होंने क्या बताया था, जो क्या प्रक्रम रहे थे जिसके कारण के जो उपक्रम है उनमें अंतर को न्यूनतम बनाया हुआ है, इसके उन्होंने कार्य देखे थे जो वास्तविक है एवं सैद्धांतिक है, उन उपक्रमों का उन्होंने पता लगाया था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। उन्होंने उपज के एक मापन को अपनाया जिसको अच्छे प्रबंधन के अंतर्गत एक एकड़ उसके औसत अच्छे कृषि खेत के संभाव्य उत्पादन के रूप में परिभाषित किया था, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। ए और सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बीवर है, बीवर ने फसल संयोजन और उनमें एक क्षेत्र में उपक्रम में सापेक्षिक महत्व, उसके साधारण निरीक्षण, उससे बेहतर विश्लेषण पद्धति को प्रस्तुत किया। उन्होंने उपज की एक माप को अपनाया जिसकी अच्छे प्रबंधन के अंतर्गत एक एकड़ के औसत कृषि खेत के संभाव्य उत्पादन के रूप में परिभाषित किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये गलत दे दिया है, ऑप्शन ए और सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ए और डी सही होगा, ना कि सी सही होगा। ठीक है, चलिए आप इसको थोड़ा सा नोट कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर मैं नोट कर लेती हूँ, 14 क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे, इसका मुझे गड़बड़ लग रहा है, इसको अपन जब कल नेक्स्ट पेपर डिस्कशन करेंगे वहां पे इसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अभी आप इसको सही मानकर नहीं चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 क्वेश्चन है। मार्क जेफरसन है इनके द्वारा प्राइमेट सिटी की संकल्पना दी गई थी, कब दी गई थी, 1929 में, 1938 में, 39 में एवं 1940 में। तो जो मार्क जेफरसन है इन्होंने प्राइमेट सिटी की संकल्पना दी हुई है, 1939 में इन्होंने अपनी ये संकल्पना दी थी। ठीक है, जो व्याख्या देख लीजिए इनकी, मार्क जेफरसन है उनका नगरीय भूगोल में विशिष्ट योगदान रहा है। उन्होंने नगरों के विकास से संबंधित प्रधान नगर यानी कि प्राइमेट सिटी की संकल्पना का प्रस्तुत किया है और इसे एक नियम का स्वरूप प्रदान करते हुए 1939 में प्रधान नगर का नियम यानी कि लॉ ऑफ प्राइमेट सिटी इसकी संज्ञा दी थी। जेफरसन के अनुसार किसी देश में जब कोई नगर एक बार अन्य नगरों में बृहत्तम बन जाता है यानी कि बड़ा बन जाता है तो उसका विकास कैसा होता है, तीव्र गति से होता है, भविष्य में उसकी जो प्रमुखता होती है ये कायम बनी रहती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक कोई नगर होता है वो मेन होता है और उसकी हमेशा क्या है, उसकी हमेशा पूछ रहती है भविष्य में। ये उसने कहा था किसने, मार्क जेफरसन ने। लेखक के नाम दिए गए, पुस्तक के नाम दिए गए हैं, देख लीजिए लेखक और पुस्तकों के नाम। अल्फ्रेड वेबर ने दिया हुआ है, अल्फ्रेड वेबर की बुक हो जाएगी यहाँ पे बिहेवियर एंड लोकेशन फाउंडेशन फॉर एंड जोग्राफिक एंड डायनामिक थ्योरी, एक यहाँ पे हो जाएगा आपका थर्ड। ठीक है, सेकंड सॉरी। ई एम हुबर के द्वारा दी गई है यहाँ पे, एक मिनट, जो बेबर है इन्होंने दी है थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, और ई एम हुबर ने दिया हुआ है यहाँ पे किसको, द लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये दिया है हुबर ने। एलन प्रेड ने दिया हुआ है बिहेवियर एंड लोकेशन फाउंडेशन फॉर अ जोग्राफिक एंड डायनामिक थ्योरी, और जो आपके स्मिथ ने दिया हुआ है, इन्होंने दिया है इंडस्ट्रियल लोकेशन एंड इकोनॉमिक जोग्राफिकल एनालिसिस। ठीक है, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा।
डी ऑप्शन यहाँ पे आपका ए का सही हो जाएगा। 43 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ढाल ढाल प्रतिस्थापन है, मॉडल है, इसकी प्रतिपादन किया था किसने? ए एन स्टॉलर ने, पेंक ने, डब्ल्यू एम डेविस ने, या फिर अल्फ्रेड वुड ने। तो जो ढाल प्रतिस्थापन मॉडल है इसका जो प्रतिपादन किया हुआ है अल्बर्ट पेंक ने किया हुआ है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। व्याख्या इसकी देख लीजिए। पेंक है, पेंक ने ढाल प्रतिष्ठापन मॉडल दिया है। पेंक के जो बहिर्जात प्रक्रम थे, अक्षय था, नदी था, हिमनदी थी, वायु थी, समुद्र तरंगें थी, और जो स्थल रूप थे उनके भूआकृति प्रक्रमों के साथ में सहसंबंध स्थापित करने का प्रयास किया था। और इस प्रकार जो पेंक है उन्होंने स्थल रूपों के निर्माण से संबंधित दो योगदान थे उनको भी माना कि जो प्रक्रम है उनकी कार्यविधि क्या है जिसके कारण ढाल बनती है या फिर उनका अपक्षयवर्धन होता रहता है। ढालों के विकास के जो निगमनात्मक आनुमानिक मॉडल है इसको भी किसने माना है? पेंक महोदय ने माना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। भूआकृति के चारों ओर स्थित जो प्राचीन दृढ़ भूखंड है उसको कोवन ने किस नाम से दिया हुआ था? क्रेटोजन है, पर्वतजन है, प्राइमरम्प है, एंडम्प है। तो ये आपका सेम क्वेश्चन जो दिसंबर 2019 का अपन लोगों ने पेपर डिस्कशन किया था उसमें भी पूछा गया था। ये क्या नाम हो जाएगा इसका? क्रेटोजन हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए इसकी। प्रसिद्ध जर्मन विद्वान रहे थे कोवर, इन्होंने बलित पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित व्याख्या दी थी। भूसन्नति सिद्धांत इन्होंने दिया था। कोवर थे, इन्होंने भूसन्नतियों के चारों ओर प्राचीन दृढ़ भूखंड थे जिन्होंने इन्होंने बताया कि क्रेटोजन इनको कहा जाता है, नाम दिया था इन्होंने। और जो कोवर महोदय है इन्होंने भूसन्नतियों को पर्वत का पालना कहा है। इसको भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से नोडल क्षेत्र है उसका उदाहरण कौन सा हो जाएगा? दामोदर घाटी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, पश्चिमी घाट क्षेत्र, ऊपरी गंगा यमुना दोआब, एवं इतने तो क्वेश्चन है, इतने ही तो ऑप्शन बनेंगे, और ऑप्शन कहाँ से लेके आऊंगी मैं भी क्या। चलिए, तो जो नोडल क्षेत्र है वो कौन सा हो जाएगा आपका? जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हो जाएगा, ये नोडल क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये बात किसकी कर रहा है? जो दिल्ली एनसीआर है उसकी बात ये कर रहा है। दिल्ली को 1 फरवरी 1992 को नया नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का नाम दिया गया। ठीक है, प्रस्तावित प्रति चुंबकीय क्षेत्र है उत्तर प्रदेश के बरेली एवं कानपुर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर, हरियाणा का हिसार एवं अंबाला, राजस्थान का कोटा, उत्तराखंड का देहरादून, पंजाब का पटियाला, इन नगर को यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूची एक को सूची दो के साथ में अपन लोगों को सम्मिलित करनी है। इनके ऑप्शन तो रह गए ऊपर, चलिए कोई बात नहीं है, ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे एक ग्रुप पैटर्न हो जाएगा। एक ग्रुप पैटर्न जो हो जाएगा यहाँ पे वो कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी का यहाँ पे लिख लेते हैं एक ग्रुप। ठीक है, पेन पता नहीं क्यों ढंग का नहीं चलता है मेरा यार। राइटिंग पर मत जाइए क्योंकि मेरी राइटिंग जो रियलिटी में है वो भी ऐसी ही है। दूसरा यहाँ पे यादृच्छिक पूछ रहा है, तो जो यादृच्छिक हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये थोड़ा सा बिखरा हुआ हो जाएगा ये यादृच्छिक। ठीक है, इसे आप याद रख लेंगे। तीसरा यहाँ पे बात कर रहा है किसकी? एक रूप की अपेक्षा यहाँ पे गुच्छित दिया गया है, तो वो कौन सा हो जाएगा? ये दिया गया है यहाँ पे एक रूप के ज्यादा यहाँ पे गुच्छित दिया गया है, तो यहाँ पे गुच्छित लिख देंगे एक रूप से ज्यादा। ठीक है, चौथा यहाँ पे दिया गया है कौन सा? गुच्छित है, पूरी तरीके से यहाँ पे गुच्छित दिया गया है, ये आपको गुच्छे के रूप में दिखाई दे रहा होगा तो ये आपका गुच्छित हो जाएगा। ठीक है, ये समझ गए आप। अब इनका ऑप्शन आप लगा दीजिएगा। बी का हो जाएगा एक रूप। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही बन रहा है ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये पैटर्न भी पूछ लिया जाता है तो आप इन पैटर्न को भी पहचानना सीख जाएं। सतत पुंज है, मास के किसी तंत्र में ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना ही समाप्त होती है। ठीक है,
आगे कह रहा है कि जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय नहीं होता है। तो जो आपका ऊर्जा का प्रवाह है एक दिशीय होता है, ये बात गलत है। एक दिशीय नहीं होता है, ये बात गलत हो जाएगी। तो कथन सेकंड सही गलत हो जाएगा और जो आपका पहला है वो सही हो जाएगा। जो सतत पुंज है, मास है, किसी तंत्र में ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना ही समाप्त होती है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए इसकी व्याख्या। जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है सूर्य। इतना आप लोगों को पता है। ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सूर्य से मिलती है, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा सौर या फिर प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा यानी कि ग्लूकोज में परिवर्तित कर देते हैं। इन बायोमास से ऊर्जा का एक स्तर में दूसरे जीवों में, दूसरे जीव के स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है। और ये जो पारिस्थितिक तंत्र है इसमें ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशान्मुख चलता है, ना कि उसमें कहा गया कि एक दिशा में नहीं होता है, तो वो आपका गलत हो जाएगा। आगे पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे। तो जो डार्विन है, डार्विन के सिद्धांत जीवों की उत्पत्ति अधिकांशतः एक रूपतावाद के नियम के सदृढ़ है। ठीक है, ये सही कह रहा है आपका। आगे बढ़िए, सेकंड ऑप्शन जो कह रहा है कि जो वैयक्तिक जीव है उनमें वंशानुगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ये भी किसने कहा था? डार्विन ने कहा हुआ है, तो बी भी आपका सही हो जाएगा। एक और दो दोनों ही सही हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एल्यूशन द्वीप है, ज्वालामुखी विस्फोट का स्थल होता है ये। और यहाँ पे क्या होता है? जो अपसरण होता है, पट्टिका उपांत ज्वालामुखी विस्फोट का यहाँ पे उदाहरण होता है। कारण इसका क्यों है? जो ज्वाल एल्यूशियन द्वीप है वहां पे ज्वालामुखी विस्फोट क्यों होता है? कारण उसका यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे जो पट्टिका पाई जाती है, पट्टी पाई जाती है, वो कैसी होती है? अपसरण वाली पट्टी यहाँ पे पाई जाती है। तो ए और आर आपका दोनों सही हो जाएगा। साथ में ये इसकी व्याख्या भी सही से कर रहा है, तो ए ऑप्शन इसको आप सही मान लीजिए और इसके बाद में आप आगे बढ़ जाइए। व्याख्या देख लीजिए। विनाशमात्मक जो प्लेट है उनके किनारे सहारे विस्तृत एवं इस पेटी में विश्व के सर्वाधिक 2/3 ज्वालामुखी पाए जाते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा यहाँ पे ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ये ज्वालामुखी प्लेट के अवसरण क्षेत्र में स्थित होते हैं। इस प्लेट में जो ये पेटी होती है, एल्यूशन द्वीप यहाँ पे स्थित है। विनाशात्मक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो प्लेटें हैं पास आती हैं, तो कोई एक प्लेट जो होती है नीचे चली जाती है, दूसरी जो भारी प्लेट होती है वो नीचे जाती है, और जो हल्की प्लेट होती है वो ऊपर आती है। ऊपर आती है तो क्या होता है? प्लेटों का यहाँ पे ध्वस्त होती है, प्लेट का विनाश होता है। और उसके साथ में क्या है? ज्वालामुखी यानी कि भूकंप आपको देखने को मिलता है। आगे बढ़िए, इतना आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बधाई हो, आपका अर्धशतक हो चुका है। 50 क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, इसी तरीके से 50 और कंप्लीट कर लेंगे। बने रहेंगे, धैर्य रखेंगे। सभी गतिशील वस्तुएं अपनी गति के कारण किसी कार्य को करने में सक्षम होती हैं। ठीक है, जो स्थितिज ऊर्जा है गतिज ऊर्जा ही होती है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। जो स्थितिज ऊर्जा वो गतिज ऊर्जा कैसे हो जाएगी? या तो वो स्थित रहेगी या फिर वो गति करेगी। तो सेकंड ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए को आप सही से टिक लगा देंगे, बी को आप गलत कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सौर विकिरण है और उसका निम्नलिखित में से कितना जो परसेंटेज है वापस परावर्तन हो जाता है, यानी कि अंतरिक्ष में जाकर के वो अ, वापस हो जाता है। कौन सा कितना हो जाएगा? 58%, 12%, 30% या फिर 20%। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 30%, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए कैसे कैसे इसका बंटवारा होता है। सूर्य से जो आपको ऊर्जा मिलती है विकिरण के द्वारा मिलती है, उसका कुछ भाग पृथ्वी को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि जो वायुमंडल होता है उसके दौरान प्रकीर्णन यानी कि फैलाव होता है, परावर्तन होता है, अवशोषण होता है। उसका कुछ भाग होता है जो कि शून्य में वापस कर दिया जाता है, जबकि कुछ भाग वायुमंडल में बिखर जाता है। सूर्य से जो विकिरण ऊर्जा होती है उसका 35% भाग होता है मौलिक रूप से शून्य के रूप में वापस हो जाता है। 35 गया, इनमें से 6% वायुमंडल में फैल जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है। 27% जो होता है वायुमंडल में स्थित बादलों में परावर्तन के द्वारा, और जो 2% होता है पृथ्वी की सतह से परावर्तन के द्वारा ये शून्य में वापस चला जाता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ये 35% वापस हो गया। चलिए
अब यहाँ पे लवणता पूछी गई है, जो समुद्री जल है उसमें लवण की जो जल है उसमें नमक की मात्रा कौन कौन सी कितने कितने परसेंट पाई जाती है, ठीक है। पढ़ लीजिए, जो सोडियम क्लोराइड होता है इसको आप सबसे ऊपर मान करके चलिए, सबसे ऊपर दिया है और इसको हमेशा सबसे ऊपर ही मान करके चलेंगे। तो जो सबसे ज्यादा किसकी मात्रा मिलती है समुद्र में, सोडियम क्लोराइड की, यानी कि 27.21% यहाँ पे इसकी मात्रा मिलेगी। उसके बाद में आपका आ जाएगा क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड इसका परसेंटेज अगर पूछे तो आप बता देंगे 3.8% यहाँ पे हमको मैग्नीशियम क्लोराइड मिल गया। अब उसके बाद में यहाँ पे मिलेगा आप लोगों को क्या, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट कितना मिलेगा, 1.6%, और जो आपका कैल्शियम सल्फेट है 1.2%। इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ए का यहाँ पे सेकंड लगा लीजिए, बी का फर्स्ट लगा लीजिए, सी का फोर्थ, डी का थर्ड, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे दिया गया है कि यदि कोई द्रव्यमान है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर सांद्रण यानी कि मिश्रित अनुपात 20 किलोग्राम है, जो हाइड्रोजन है इसमें 5 ग्राम वाष्प है, तो सापेक्षिक आर्द्रता यहाँ पे पूछी गई है, परसेंटेज में पूछी गई है। सापेक्षिक जो आर्द्रता होती है उसका फॉर्मूला होता है निरपेक्ष आर्द्रता बटे जो आर्द्रता सामर्थ्य होता है, यानी कि जितनी उसमें कितने धारण करने की आर्द्रता सामर्थ्य दी गई है, तो वो तो धारण करने की यहाँ पे कितना होता है 20 है, और आर्द्रता है कितनी उसमें अभी फिलहाल में वाष्प 5%, 5 ग्राम है, 5 बट्टे परसेंटेज में पूछी गई है अपन लोगों को, ठीक है। तो इंटू यहाँ पे कर देंगे 100, इंटू के अगर आप 100 कर देंगे तो आपकी जो मात्रा मिल जाएगी, जीरो से काट देंगे जीरो, दो से काट देंगे 5 बार, दो पंजा 10 और 5 पंजे 25, आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों का, 25% सापेक्षिक आर्द्रता आपकी निकल करके आ गई, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, इतना ही इसमें पूछा जाता है, मैथ ज्यादा नहीं आएगा, टीआई सॉल्व नहीं करनी है यहाँ पे। चलिए 53 हो गया, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वह विद्वान कौन था, अरब विद्वान के बारे में पूछा है जिसने कि जो टॉलमी की पुस्तक है उसमें सुधार कर दिया। इब्न बतूता है, इब्न खालदून है, अल मसूदी है, या फिर अल इदरसी है। डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, अल इदरसी, इन्होंने क्या किया था, जो टॉलमी की पुस्तक है उसमें इन्होंने सुधार कर दिया। डी ऑप्शन लगा लेंगे टिक। व्याख्या देख लीजिए इसकी, अलियदर्शी है, इन्होंने टॉलमी की पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यानी कि टॉलमी के विश्व के मानचित्र रूपांतरण शंक्वाकार प्रक्षेप पर किया था। किस पर किया था ये, शंक्वाकार पर, ठीक है। और जो अलियदर्शी है इनके द्वारा तैयार किया गया विश्व मानचित्र भूगोल जगत के लिए उनकी विशिष्ट देन मानी जाती है। और इन्होंने उस समय के ज्ञात क्षेत्रों के लिए छोटे छोटे जो मानचित्र हैं उनका निर्माण करके एक मानचित्रावली यानी कि एक एटलस बना दी। किसने बनाई थी ये, अल इदरसी ने बनाई थी, ठीक है। इतना आप इनके बारे में याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उत्पादन है इसका वैश्वीकरण व्यापार के वैश्वीकरण का सहवर्ती है, क्योंकि एक दूसरे के बिना में ये कार्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उत्पादन और वैश्वीकरण व्यापार के कैसे हो जाएंगे, वैश्वीकरण का सहवर्ती हो जाएगा, एक दूसरे के बिना में इनका व्यापार नहीं चलेगा, क्योंकि उत्पादन नहीं होगा तो व्यापार कैसे होगा, व्यापार नहीं होगा तो उत्पादन कैसे करेंगे, इतना आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इसमें जो रीजन कह रहा है कि जो 1970 है उसमें दशक में जारी वैश्विक स्थल है समय है अपसरण की प्रक्रिया के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का स्तर परिणाम व दक्षता में निरंतर वृद्धि हुई है। ये आपको कैसे देखने को मिल रहा है, क्योंकि उत्पादन बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है तो वैश्विक व्यापार भी बढ़ रहा है, और इसको ये कारण इसका सही दिया गया है, ठीक है। इसका ये ए का कारण यहाँ पे सही से स्पष्ट कर रहा है, तो आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे सही से टिक लगाकर चलेंगे और साथ में क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 1 मिनट आप फ्रेंड्स थोड़ा सा वेट करेंगे। चलिए
सॉरी फ्रेंड्स, आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ा। हाइपर मार्केट्स है, विपणन केंद्र है, कहाँ पे अवस्थित है ये आपका? सीबीडी के समीप में, रेलवे जो सड़क है जंक्शन के समीप में, शहर के बाहर या फिर अस्पतालों के समीप में। तो ये जो आपका हाइपर मार्केट्स है यानी कि विपणन केंद्र होते हैं, ये जब मिलते हैं आप लोगों को ज्यादातर कहाँ पे मिलते हैं? जो शहर का बाहर का क्षेत्र होता है वहां पे ज्यादा देखने को मिलते हैं। सी ऑप्शन आप सही टिक लगा करके चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। स्वांगीकरण क्षेत्र है, डिस्कार्ड क्षेत्र है, ये पद निम्नलिखित में से परिसीमन से संबंधित है। कहाँ का ये? शहर का आकार, शहर का प्रकार है, शहर का सीबीडी एवं शहर का प्रवास प्रचलन। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे शहर का ही ये सीबीडी क्षेत्र होता है, यानी कि जो आपका कोर एरिया होता है उसमें ये होता है जो स्वांगीकरण क्षेत्र होता है एवं डिस्कार्ड क्षेत्र होते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिद्धांत दिए गए हैं, उनके प्रस्तावक दिए गए हैं। ठीक है, जो तापीय संकुचन सिद्धांत है, ये किसने दिया हुआ है? आपका जेफ्रीज महोदय के द्वारा ये तापीय संकुचन सिद्धांत दिया गया है। दूसरा जो जियो सिंक्लाइन थ्योरी दी गई है, ये हॉलैंड डाना के द्वारा दी गई है। थ्योरी ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, यानी कि ये किसने दी है? हैरी हेस के द्वारा दी गई है। और जो आपका यूनिफॉर्मिटी यानी कि जो एक रूपतावाद का सिद्धांत है, ये किसने दिया है? जेम्स हट्टन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ए का थर्ड है, बी ए का सेकंड है, बी का थर्ड, सी का फोर्थ। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। ए का सेकंड है, बी का थर्ड हो जाएगा, सी का फोर्थ, डी का यहाँ पे फर्स्ट है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट दिया गया इसमें जो ऑक्सीजन है उसके उपयोग में 1860 में हुई जो औद्योगिक क्रांति है उसके बाद में वृद्धि हो गई है। दूसरा इसमें कह रहा है कि जो ब्राजील है और जो भारत है विश्व के दूसरे देशों में अधिक सालाना ऑक्सीजन का उपयोग कर रहे हैं, तो ये आपका गलत कह रहा है। इतना जल्दी अपना भारत आगे नहीं बढ़ता है भैया। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये ब्राजील और जो भारत है वो सालाना दूसरे नंबर पे यहाँ पे ऑक्सीजन का उपयोग कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे अमेरिका होता तो वो सही हो जाता। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित घटनाओं जो घटक हैं उनमें से कौन सा एक डार्विन के सिद्धांत यानी कि जीवों की उत्पत्ति के साथ में सम्मिलित नहीं है? कौन सा हो जाएगा? प्राकृतिक खतरा है, प्राकृतिक चयन है, अनुकूलन है, या फिर योग्यता की उत्तरजीविता है। तो ये किसका है? जो डार्विन है, इन्होंने सिद्धांत के जीवों की उत्पत्ति के साथ में सम्मिलित नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पर ये प्राकृतिक खतरा है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, जो डार्विन है इनकी पुस्तक रही थी ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, काफी फेमस बुक है, ये पूछी जाती है कई बार एग्जाम्स में। जीवों की उत्पत्ति का सिद्धांत इन्होंने दिया था, और ये जो सिद्धांत दिया था इसमें इन्होंने प्राकृतिक चयन की योग्यतम उत्तरजीविता तथा अनुकूलतम के आधार पर इन्होंने प्रतिपादन किया हुआ है। तो ये आप ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी के सभी क्या हो जाएंगे? प्राकृतिक खतरा इसमें शामिल नहीं था, ए गलत हो जाएगा। ठीक है, ए ही सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीकरणीय स्रोत है? स्रोत नहीं है पूछा गया है। मछली है, पौधे हैं, जीवाश्म ईंधन है, या फिर सौर ऊर्जा है। तो जो सौर ऊर्जा होती है वो कैसी होती है? नवीकरणीय होती है, बाकी कैसे हो जाएंगे? गैर नवीकरणीय हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गैर नवीकरणीय, नवीकरणीय यानी कि न समाप्त होने वाली ऊर्जा, जल्दी न समाप्त होने वाली ऊर्जा होती है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दो जो डिजिटीकरण होता है या फिर स्कैनिंग होती है किस जीआईएस प्रणाली के उदाहरण में आता है? डेटा आउटपुट में, डेटा संग्रहण में, एच मैचिंग में, या फिर जो भूल यानी कि एरर संसूचन होता है। तो जो आपका डिजिटीकरण होता है यानी कि स्कैनिंग होता है, ये कहाँ पे मिलता है आपको? डेटा संग्रहण में देखने को मिलता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। जीआईएस कंप्यूटर आधारित एक ऐसा तंत्र है जिसके अंतर्गत वास्तविक संसार या फिर पृथ्वी के धरातल के आंकड़ों के अथवा सूचनाओं की प्राकृतिक जो प्राप्ति है, संग्रह है, प्रक्रियन है, परिचालन है, विश्लेषण, व्यवस्थीकरण एवं प्रदर्शन इसमें किया जाता है, जिसका कार्य होता है क्या? डेटा को संग्रहण करना यानी कि डेटा को इकट्ठा करना, ये इसका कार्य होता है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
ये कुछ स्थलाकृतियां हैं और अनाच्छादन के द्वारा बनती है। उनके प्रक्रम पूछे गए कि किसके द्वारा कौन सी स्थलाकृति बनती है। जो मोनोनॉक बनते हैं ये बनते हैं आपके नदी के द्वारा, ठीक है। अंध घाटी बनती है आपके जो भौमजल है उसके द्वारा, यहाँ पे अंध घाटी बनती है। ड्रमलिन बनते हैं इसके द्वारा, हिमनद के द्वारा, ठीक है। और जो ड्राइकांटूर बनते हैं ये बनते हैं पवन के द्वारा, शुष्क आकृति होती है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ए का थर्ड लगा लीजिए, बी का यहाँ पे फोर्थ लगा लीजिए, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही से करेक्ट हो रहा है। इसको लगा करके अपन आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, यहाँ पे क्या पूछा गया, स्थानिक लागत यानी कि राजस्व स्थितियों में लाभ की जो इष्टतम अवस्थिति को यहाँ पे दर्शाना है कि अधिकतम लाभ यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे लाभ आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे तो हानि देखने को मिल रही है। जो अधिकतम लाभ है आप लोगों को देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका इष्टतम हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। ये लाइन कहाँ पे हो रही है आपकी, बी में बन रही है, तो बी ही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। कभी ऐसा दिया जाता है कि यहाँ पे ए में बी दे दिया जाएगा, बी में ए दे दिया जाएगा, तो इसमें आप कंफ्यूजन ना हो, देख करके टिक लगाएं। अभी तो क्या है, बी में ही बी दिया गया है, लेकिन कभी कभी उल्टा सीधा कर दिया जाता है, तो उसको भी आप देख लेंगे। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जो बाढ़ रक्षित बस्तियां होती हैं निम्नलिखित में से समान रूप से मिलती हैं, कहाँ पे मिलती हैं, डेल्टाई क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्रों में, मरुस्थल में, या फिर जो वृष्टि छाया क्षेत्र होता है वहां पे मिलती हैं। तो ये कहाँ पे मिलती है, आपको डेल्टाई क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। जो उष्णकटिबंधीय देश होते हैं उनके दलदली क्षेत्रों के निकट में लोग अपने मकान है स्तंभों पर बनाते हैं, खंभों पर बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि बाढ़ आती है, कीड़े मकोड़े आते हैं, इनसे बचा जा सके, इसलिए वो क्या करते हैं, पहले तो जो बम्बू होते हैं, बांस होते हैं, बल्ली होती है, इनको नीचे गाड़ लेते हैं। उसके ऊपर एक प्लेन टाइप का यहाँ पर छत बनाते हैं, छत के ऊपर में अपना ये मकान बनाते हैं, ठीक है। मकान थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए आप लोग, समझना मेरा काम था, ठीक है। खिड़की बन गई, ठीक है। ये आपके क्या होगा, जब अगर बाढ़ आएगी तो बाढ़ आएगी, यहाँ से पानी निकल जाएगा, सांप कीड़े मकोड़े होंगे वो भी क्या होंगे, यहाँ से आर पार निकल जाएंगे, और ये लोग क्या करेंगे, सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहाड़ी दर्रे दिए गए हैं, उनके राज्य दिए गए हैं, कौन सा दर्रा कहाँ पे पाया जाता है, इसको अपन लोगों को देखना है। बनिहाल दर्रा है, बनिहाल दर्रा कहाँ पे देखने को मिलेगा, कहाँ पे पाया जाता है, तो ये पाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। बाड़ालाचाला ये आपको हिमाचल में देखने को मिलेगा। जेलेफला मिलेगा आप लोगों को सिक्किम में, और जो लिपुलेख है ये मिलेगा आपको उत्तराखंड में। ऑप्शन लगा लीजिए, एक का यहाँ पे थर्ड है, एक ही से काम बन रहा है, नहीं एक से काम कैसे बन जाएगा। और जो आपका बाड़ालाचाला है, बी का यहाँ पे फोर्थ लगा लीजिए, सेकंड दिया है तो ये तो गलत हो गया, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दो कथन दिए गए, इनको अपन लोगों को पढ़ना है, पढ़ करके इनका आंसर लगाना है। जल वाष्प के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में ग्रीन हाउस गैस के जो प्रभाव होते हैं उसके लिए मुख्य जिम्मेदार मानी गई है, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है ग्रीन हाउस के लिए मेन मानी गई है, ये तो बिल्कुल सही कह रहा है। इसके बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड है एक महत्वपूर्ण ताप अवशेषक नहीं है, ऐसे कैसे नहीं हो सकता है भैया, ताप अवशेषक तो इसको माना जाता है, तो यहाँ पे आर आपकी गलत हो जाएगी, ए सही हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इतना पढ़ करके आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ताप इसमें होता है, यही तो कारण है कि क्या करती है, ये जो पृथ्वी का धरातल है इसमें ये तापमान बढ़ा देती है, तापमान बढ़ा देती है, तो यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग होने लग जाती है। ग्लोबल वार्मिंग होती है तो अपना यहाँ पे जो अंटार्कटिका में होल आपको सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, पता नहीं है कि नहीं है, वो भी यहाँ पे बढ़ रहा है। वो कारण इसका क्या है, यही आपकी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, यही जड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जो जापान है उसमें परिवार रजिस्टर किस नाम से जाना जाता है। जापान का जो परिवार रजिस्टर है, तुकेशी, यूमितावा, कोसेकी, या फिर दुकेताना। तो जो जापान का परिवार रजिस्टर है इसको जाना जाता है कोसेकी के नाम से, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक भूगोल से संबंधित भूगोलवेत्ता नहीं है। नाम पढ़ लीजिए, ईसा बोमेन है, जॉन्स्टन है, रेडजेल है एवं मैकिंडर है। तो यहाँ पे जो आपका रेडजेल महोदय हो जाएंगे, सॉरी,
यहाँ पे जो जॉनसन महोदय हो जाएंगे ये किससे संबंधित नहीं है, राजनीतिक भूगोल से संबंधित नहीं होंगे। और जो एक मिनट, और जो आपके ईसाई वोमेन है ये भी किससे संबंधित नहीं होंगे, राजनीतिक भूगोल से संबंधित नहीं होंगे। बाकी जो रेड जेल है और जो मैकिंडन है ये संबंधित है किससे, राजनीतिक भूगोल से। ए और बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। व्याख्या इसकी देख लीजिए। जो जॉनसन है, जॉनसन महोदय को भूआकृति वेदता इनको कहा जाता है, ठीक है। और जो राजनीतिक भूगोल से संबंधित नहीं है, जो जर्मनी विद्वान है फ्रेडरिक रेडजेल, इनको राजनीतिक भूगोल का पिता कहा जाता है, इनकी पुस्तक भी है राजनीतिक भूगोल। और जो ब्रिटिश विद्वान है एच जे मैकिंडर, इन्होंने अपनी संकल्पना यानी कि जो सिद्धांत दिया हुआ है हृदय स्थल सिद्धांत, ये भी किससे संबंधित है, राजनीति से ही संबंधित है। और जो ईसाई वोमेन है ये किससे संबंधित हो जाएंगे, ये एक मिनट आपके, हाँ सॉरी, ये भी किससे संबंधित है, राजनीतिक भूगोल से ही संबंधित है। आपका जो जॉनसन है ये संबंधित हो जाएंगे किससे, राजनीतिक भूआकृति विज्ञान से हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा, केवल बी ही सही होगा। ए और ए, सी और डी ये किससे संबंधित हो जाएंगे, राजनीतिक भूगोल से, ठीक है। तो आप इसको करेक्ट कर लेंगे, केवल बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भूआकृति निर्माण की रीति के आधार पर दूसरों से भिन्न है, कौन सी हो जाएगी, रैपिड्स है, एस्कार्पमेंट है, या फिर क्वेस्टार है, या फिर ड्रिपस्टोन है। तो इसमें दूसरों से भिन्न पूछी गई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ड्रिपस्टोन हो जाएगा। सिंचाई के बारे में ये बात कर रहा है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए व्याख्या देख लीजिए इसकी। जो शुष्क कंदराएं होती है, केप्स होती है, उसमें टपकता हुआ जल है, चूना युक्त निक्षेप को ड्रिपस्टोन कहा जाता है। यानी कि क्या होता है यहाँ पे, टपकन जो होती है चूने की उसको कहा जाता है ड्रिपस्टोन। ये कहाँ पे मिलेगा आपको, जो कंदराएं होती हैं, केप्स होती हैं, किसके द्वारा ये देखने को मिलती है, जो भौम जल होता है उसके द्वारा यहाँ पे देखने को मिलता है। कंदरा की जो छत होती है यानी कि जो केप्स होती है उसकी छत होती है, उस पे लटकते हैं क्या, स्तंभाकार। ड्रिपस्टोन को स्टेलेक्टाइट यानी कि लटकता हुआ जो आपको प्रतीत होता है इसको कहा जाता है स्टेलेक्टाइट। तथा जो कंदरा के फर्श होते हैं उसके ऊपर जो खंभे होते हैं ड्रिपस्टोन के, उनको कहा जाता है स्टेलेग्माइट। ये स्थलाकृति पूछी जाती है निक्षेप के द्वारा, किसमें होती है, भौमजल के द्वारा होती है, इतना भी आप याद रखेंगे। नदी का जो भाग होता है और जिस पर जलधारा का प्रवाह साधारण वेग से अधिक होता है यानी कि ज्यादा होता है, जब जल ऊंचे ढाल से गिरने लगता है तो उसे प्रपात या छिप्र का रैपिड्स कहा जाता है। प्रपात कहा जाता है जबकि ऊंचा ढाल है इससे जल गिर रहा है, इसको क्या कहा जाता है, छिप्र का या फिर रैपिड्स कहा जाता है। ये किसके द्वारा बनती है, अपरदन के द्वारा ये आकृति बनती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये सभी कैसी हो जाएंगी, अपरदन के द्वारा स्थलाकृति हो जाएंगी और ये निक्षेपण के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रिया क्या है, निमज्जित उच्च भूमि तट है, उमज्जित है, या फिर मध्य सिलिक है, या फिर संयुक्त तट है। तो जो रिया तट हो जाएगा ये कैसा हो जाएगा, निमज्जित उच्च भूमि तट हो जाएगा। ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखते हैं। द्विविमीय आरेख है उनको जाना जाता है किसके द्वारा, आकार से, आयतन से, अनुपात से, या फिर क्षेत्र से। तो जो द्विविमीय आकार होते हैं इनको जाना जाता है आयतन के अनुसार, ठीक है। इसमें क्या नापा जाता है, दो विस्तार होते हैं, ऊंचाई एवं चौड़ाई को उसमें ध्यान में रखा जाता है, इसलिए इनका जो क्षेत्रफल होता है, एरिया डायग्राम भी इनको कहा जाता है। इनका जो द्विविमीय किसमें किसमें मापा जाता है, ऊंचाई और चौड़ाई को यहाँ पे मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन एक वैज्ञानिक है, समुद्री मौसम वैज्ञानिक है, इनके प्रतिपादक के रूप में इनको जाना जाता है। एलसी किंग हो जाएंगे, एंड एम एफ मरे हो जाएंगे, डब्ल्यू एम डेविस है, या फिर एफ सी सेपर्ड है। तो जो मर्रे हैं इनको जाना जाता है समुद्री मौसम वैज्ञानिक के प्रतिपादक के रूप में इनको जाना जाता है। व्याख्या इनकी देख लीजिए। जो एम एफ मर्रे हैं एक वैज्ञानिक है, समुद्री मौसम विज्ञानी है, और इन्होंने प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत दिया था जिसका नाम था स्थिर स्थल सिद्धांत था। एलसी किंग है, इन्होंने पेडिक्लिनेशन चक्र दिया था 1948 में, भूआकृति विज्ञान से संबंधित है ये। डब्ल्यू एम डेविस ने, इन्होंने भौगोलिक चक्र दिया था, अपवर्तन चक्र की संकल्पना दी है 1899 में। ये डेट भी आप याद रखेंगे, इंपोर्टेंट डेट्स हैं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
किताब के नाम दिए गए हैं, उनके लेखक दिए गए हैं, इनको आप लगाएंगे बैठ करके। फंडामेंट ऑफ इकोलॉजी है, ये किसने दिया है इकोलॉजी के? इकोलॉजी में आप याद रखेंगे किसको? ईपी ओडम को। ठीक है, ए का थर्ड लगा लीजिए, दो गए, दोनों को हटा दीजिए। अब दूसरा यहाँ पे दिया गया है इंडियन वाटर वेल्थ, ये किसने दिया हुआ है? के एल राव के द्वारा। ठीक है, बी का फोर्थ है, तो आपका सही हो रहा है कौन सा? बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। जियोलॉजी ऑफ इंडिया, इंडिया की जियोलॉजी किसने दी हुई है? ये दी है बाडिया ने, तो यहाँ पे सी का हो जाएगा सेकंड। और जो डैम एंड अर्थक्वेक्स है, ये किसने दिया है? एच के गुप्ता के द्वारा दिया गया है, तो यहाँ पे आपका डी का हो जाएगा फर्स्ट। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी। बी को लगा करके चलेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक है दो दिए गए वितरणों की असमानता को दर्शाने के लिए सही है? आर ए सांख्यिकी, एक्स स्क्वायर परीक्षण, सहसंबंध गुणांक एवं लॉरेंज वक्र। इसमें किसको दर्शाना है? असमानता को दर्शाना है वितरणों की, तो यहाँ पे सबसे जो मेन हो जाएगा, सबसे बढ़िया हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा? लॉरेंज वक्र हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या देख लीजिए। जो आय है, आय का वितरण में व्याप्त जो विषमताएं होती हैं, उनको दर्शाने के लिए लॉरेंज वक्र बढ़िया माना जाता है। लॉरेंज वक्र को 1906 में मैक्स लॉरेंज के द्वारा विकसित किया गया था, और इन्हीं के नाम के आधार पर इनको कहा जाता है क्या? लॉरेंज वक्र इनको कहा जाता है। आगे बढ़िए। असरसा रीजन का आपका फिर से सवाल आया हुआ है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। प्रत्येक दिन में चंद्रमा द्वारा तीव्र ज्वार समय अंतराल यानी कि लगभग 50 मिनट का होता है। उसके बाद में ये कह रहा है कि जो उच्च ज्वार है, निम्न ज्वार है, उनको किसी स्थान पर दो वक्र पूरा करने की जो समय अवधि होती है, कितना होता है? 6 घंटा 50 मिनट का होता है। तो इसलिए जो चंद्रमा का अंतराल होता है, कितना होता है? 50 मिनट का होता है। तो आपका ए और आर दोनों सही हो जाएगा। साथ में ये जो व्याख्या कर रहा है, ये भी गलत होगा। 26 मिनट का होता है यहाँ पे, लेकिन आयोग ने इसको क्या कर लिया है? 52 मिनट का। यहाँ पे 26 26 दूनी 52 होता है, 50 को यहाँ पे सही माना है, पर आप इसको सही मान करके नहीं चलेंगे, 52 ही आप मानेंगे। लेकिन अगर फिर भी आपको कहीं क्वेश्चन में 50 दिया गया है और ऑप्शन आपका ऐसे ही दिया गया है, तो वो आप उसको सही लगा देंगे और इस वाले क्वेश्चन को रेफरेंस में रख देंगे। ठीक है, लेकिन आप जो सही मान करके चलेंगे 26, जो आपका 24 घंटा 52 मिनट, इसको मान करके चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे 50 नहीं 52 होना चाहिए था, यहाँ पर भी 52 होना चाहिए था, तो आपका दोनों ही सही हो जाते। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो सघन जीवन निर्वाह है, कृषि के क्षेत्रों में पशुपालन फसल उत्पादन की एक अन्य उपजीविका होती है। ठीक है, साथ में इसमें ये कह रहा है कि जो पूरे क्षेत्र में पशुएं हैं, उनके जनन की वैज्ञानिक पद्धतियों के अभाव के कारण कृषकों के सामने पशुओं के पालन पोषण में बाधा उत्पन्न होती है। दोनों ही सही कह रहा है, लेकिन कहीं से एक दूसरे की ये व्याख्या नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, लेकिन व्याख्या इनकी नहीं हो रही। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भूमि क्षमता उपागम वह होता है जहां पर उत्पादन की विभिन्न कृषि एवं वानिकी प्रणाली के अंतर्गत भूरक्षण के प्रति उनके सुग्राह्यता उनके अनुसार भूमि को श्रेणीगत करता है। ठीक है, आगे इसमें कह रहा है कि उत्पादन का अत्यधिक मांगजन्य प्रणाली पर उत्तम भूमि पर संकेंद्रण होता है, व्यापक रूप से बंजर भूमि यहाँ पे रह जाती है। बिल्कुल ये सही कह रहा है, तो ए और आर यहाँ पे ये भी दोनों सही हो जाएंगे, लेकिन कहीं से भी इनकी व्याख्या को स्पष्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सही होगा बी सही हो जाएगा व्याख्या इसकी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। जो भारतीय मानसून है, उसमें अरब की जो सागर शाखा है, बंगाल और उनकी खाड़ी शाखा के निम्नलिखित किस क्षेत्र में विलय हो जाता है? कहाँ पे ये वाली जो शाखाएं मिलती हैं, अरब सागर की शाखा और बंगाल की शाखा आकर के एक जगह पर मिलती हैं। वो मिलती है कहाँ पे? जो पंजाब और हिमालय से लगा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पर जो अरब सागर की शाखाएं आती हैं और बंगाल की शाखाएं आती है मानसून में, वो आकर के मिल जाती है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बैठ करके मिलाएंगे। ये आपकी कलाकृति दी गई है और उनके किसके द्वारा बनती है, इनको दिया गया है। मोरेन्स है, मोरेन्स बनते हैं जो ग्लेशियर होते हैं, ग्लेशियर यानी कि हिमनद होते हैं, इनके द्वारा बनते हैं। गाद एवं सिल्ट बनती है नदी के द्वारा।
लोयस बनते हैं, लोयस के मैदान बनते हैं आपके पवन के द्वारा। जो ड्रिप स्टोन होते हैं इसके द्वारा बनते, ये किसके द्वारा बनते हैं, भौम जल के द्वारा। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन ऑप्शन सही हो जाएगा, एक ही आप लगा करके सही कर देंगे, ए का सेकंड है, यही सही हो जाएगा ए ऑप्शन, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने स्वदेशी असंतुलित विकास की नीति का अनुसमर्थन किया हुआ है, किसने किया है ये, गुन्नार मेडल ने, जो हर्समैन है इन्होंने, फ्रैंक ने, या फिर नुरके ने। तो इसमें किसकी पूछा गया, सौदेश्य असंतुलित विकास की नीति का अनुसमर्थन किसने किया है, तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा, ए हर्समैन, यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही टिक लगा करके चलेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि है, इसका प्रयोग सामान्यतः एक क्षेत्र या फिर उद्योग में होने वाले परिवर्तन के कारण अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन का संख्यात्मक रूप से अनुमान लगाने पर किया जाता है। कौन सा हो जाएगा, डेयरी विश्लेषण, अर्थमिति, आगत निर्गत विश्लेषण, या फिर प्रधान घटक हो जाएगा। यहाँ पे किसका पूछा गया, विधि का सामान्यतः एक क्षेत्र या फिर उद्योग में होने वाले परिवर्तन के कारण अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन को संख्यात्मक रूप से अनुमान लगाने पर किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो कौन सा, किसके बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे आगत निर्गत जो विश्लेषण होता है उसके बारे में ये बात कर रहा है, सी ऑप्शन इसमें सही से टिक लगा करके और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी जो भूकंपी तरंगें हैं अधिकेंद्र पर अधिक विध्वंसात्मक होती हैं, कौन सी हो जाएंगी, एस तरंगें, भू, ये कहाँ पे पूछी गई, अधिकेंद्र पर पूछी गई, जो एपिसेंटर होता है अपना उस पर पूछी गई है। तो एस तरंगे, पी तरंगे, आर तरंगे, एल तरंगे। तो जो एल तरंगे होती हैं काफी खतरनाक तरंगे मानी जाती हैं, सरफेस तरंगे इनको कहा जाता है, लव वेव्स इनको कहा जाता है, नाम भले ही लव वेव है लेकिन ये है खतरनाक। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका ये सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए इसकी, जो भूकंप है उसके दौरान पृथ्वी पर कई प्रकार की लहरें उत्पन्न होती हैं। इन लहरों में जो भूकंपीय लहर है इनको कहा जाता है क्या, भूकंपीय लहर कहा जाता है। एल तरंगें सबसे लंबी अवधि वाली होती हैं, इनका जो संचरण होता है धरातलीय भाग में होता है और इन्हें धरातलीय तरंगें भी कहा जाता है। ठीक है, ये तरंगें कैसी होती हैं, सर्वाधिक विनाशकारी होती है, सबसे ज्यादा जो विनाश करती है वो कौन सी तरंगें होती है आपकी, सरफेस वेव, एल वेव्स, या फिर लव वेव्स, कुछ भी कहा जा सकता है इनको। ये एक मैट्रिक्स दिया गया है आपको, ठीक है, इनको सॉल्व करना है। ये आपका एक डायग्राम दिया गया है, मैट्रिक्स दिया गया है, परिवहन जाल दिया गया है, नेटवर्क दिया गया है, इसकी अपन लोगों को मैट्रिक्स नीचे दी गई है, तो इनको सही से जो आपका सॉल्व हो रहा है वो लगाना है। ठीक है, अगर आप उसको 5 सेकंड में सॉल्व करना चाहते हैं, बहुत ही जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप सीधे सीधे कुछ नहीं, एक चीज देखिएगा कि यहाँ पे क्या है, ये वाला लाइन देखिए कि यहाँ पे जो आपको 0 0 ऐसे मिल रहा हो, तो आप इसको आंख बंद करके टिक लगा दीजिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दूसरा जो आधार होता है वो क्या होता है कि ये कनेक्टिविटी देखता है कि एक की एक में कोई कनेक्टिविटी है, तो कोई अपने ही घर से अपने ही घर में परिवहन करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो एक की एक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पहले दिए कितने गए हैं, 6 दिए गए हैं जाल, ठीक है, तो 6 आप वर्टिकल ले लेंगे, 6 आप हॉरिजॉन्टल कर लेंगे। हॉरिजॉन्टल कर लिया आपने, इनके बना दिए चौखड़िया, चौखाने बना करके अब डिब्बे बन गए, आगे बढ़िए। डिब्बे बना करके अगर आप एक में एक की कनेक्टिविटी देखेंगे तो वहां पे कितना हो जाएगा, कोई भी कनेक्टिविटी यहाँ पे नहीं देखने को मिलती है, तो यहाँ पे लिख देंगे आप आसानी से क्या, 0 लिख देंगे, तो यहाँ पे तो 0 नहीं है, तो ये तो आपका कट गया। दूसरा आपको यहाँ पे देखने को मिल देख रहा है, यहाँ पे 0 दिया गया तो ये भी आपका सही है। एक का एक में फिर से 0 देखिए, यहाँ पे 0 नहीं दिया गया तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पे भी एक दिया गया है तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये इजी है, लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहें तो एक का दो के साथ में कनेक्टिविटी है, बिल्कुल है, तो यहाँ पे एक लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पर भी एक लिख देंगे। दूसरा यहाँ पे एक के साथ में तीन के साथ में यहाँ पे कनेक्टिविटी है, तो यहाँ पर भी एक लिख देंगे। एक के यहाँ पे चार में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, 0 लिख देंगे। ठीक है, इसी हिसाब से आप इसको सॉल्व करते चले जाएंगे, जैसे कि दो की कनेक्टिविटी दो में देखेंगे तो नहीं होती है, अपने ही घर में कोई परिवहन इसका उपयोग नहीं करेगा, तो दो के साथ में कनेक्टिविटी यहाँ पे 0 देखेगी, तो यहाँ पे एक दिया गया है, यहाँ पे एक दिया गया है, गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया गया है, दो के साथ में कनेक्टिविटी 0 दी गई है, तो ये आपका सही हो जाएगा।
और एक में कनेक्टिविटी एक दिया गया है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व करते जाएंगे। और सबसे आसान तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आप इसको देख लीजिए। यहाँ पे इनकी कनेक्टिविटी हमेशा जीरो रहेगी। जीरो रहेगी तो आप लोगों को जो ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित सतह क्षेत्र में कौन सा एक ऊर्ध्वाधर धूप है, उसके साथ में दोपहर में 1 मीटर की चौड़ाई या फिर सौर विकिरण के द्वारा आच्छादित होता है? कौन सा हो जाएगा? 1 मीटर चौड़ाई, 4 मीटर चौड़ाई। ऊर्ध्वाधर धूप में पूछा गया है, तो जब आपके सिर के ऊपर ठीक दोपहर में होगा, 1 मीटर चौड़ाई है, सौर किरण के द्वारा आच्छादित कितना होगा? 1 मीटर ही होगा, उससे ज्यादा वो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल सिर के ठीक ऊपर वाला यहाँ पे पूछा गया है। आगे बढ़िए। स्थानीय जलवायु संबंधी घटकों ने मैकेंडर के केंद्र स्थल को विश्व के कतिपय अन्य बड़े और संपन्न क्षेत्रों की अपेक्षा तुलनात्मक हानि पहुंचाई है। ठीक है, और जो केंद्र स्थल है अपने स्थानिक और परिणामी विश्व जलवायु, उसके कारण यहाँ पे स्थानीय कठिनाइयों का यहाँ पे क्षेत्र कहा गया है। तो जो ए ऑप्शन कहा है ये सही हो जाएगा और इसकी व्याख्या भी सही हो जाएगी। तो जो स्थानिक और जलवायु संबंधी घटक हैं, उन्होंने मैकेंद्र के जो केंद्र स्थल है उसको विश्व के कतिपय अन्य बड़े और संपन्न क्षेत्रों की अपेक्षा में कैसा बताया है? यहाँ पे तुलनात्मक हानि बताई हुई है, हानि पहुंचाई है। क्यों पहुंचाई गई है? क्योंकि जो केंद्र स्थल होता है अपने स्थानिक और जो परिणामी विषम जलवायु होती है, उसके कारण यहाँ पे स्थायी कठिनाइयों का क्षेत्र माना गया है। तो ए और आर दोनों सही हो जाएंगे, साथ में इसकी जो व्याख्या है ये भी सही हो जाएगी। इसका जो व्याख्या है देख लीजिए। मैकिन्डर यानी कि पुस्तक है लोकतांत्रिक आदर्शों एवं यथार्थता में हृदय स्थल यानी कि इन्होंने हार्टलैंड शब्द का प्रयोग किया हुआ है। इसमें इन्होंने आधा क्षेत्र के अलावा मध्य एवं निचला क्षेत्र जो डैन्यूब क्षेत्र है, एशिया माइनर है, तिब्बत है, मंगोलिया है, इन क्षेत्रों को शामिल किया है, जो विषम जलवायु या फिर जो विषय जलवायु के कारण शेष विशेष से कैसे रहते हैं? सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि इनके चारों ओर में जलवायु फैली हुई है। उनमें क्या है? समुद्री शक्ति इनके पास में है, जिसे कि शक्ति संपन्न देश उसे हानि यानी कि आक्रमण नहीं कर पाएंगे। ये किसने कहा हुआ है? मैकेंडर ने कहा है केंद्र स्थल के बारे में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर चित्र यानी कि हिस्टोग्राफ है, निम्नलिखित आंकड़ा यानी कि डेटा वितरण डिस्ट्रीब्यूशन में से किससे संबंधित है? पृथक आवृत्ति वितरण से, सतत आवृत्ति से, नॉर्मल जो लॉग नॉर्मल है आवृत्ति वितरण से, एवं अवग्रीकृत आंकड़ण से। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सतत आवृत्ति वितरण से संबंधित हो जाएगा हिस्टोग्राम, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, बॉन्थ्यूने ने तर्क दिया है कि जो सक्रिय सक्रिय थ्योरी है खेत हैं सर्वाधिक अतार्किक होते हैं, और जो किसान है उनके द्वारा खेत के इर्द गिर्द आवागमन में बिताए जाने वाले समय को घटाता है। दूसरा ये कह रहा है कि जो सक्रिय खेत होते हैं सामान्य नहीं होते हैं, बल्कि उनमें उनका भिन्न भिन्न कृषि प्रणालियों और पर्यावरण में उपयोग किया जाता है। तो एक तरफ तो ये बात कह रहा है, एक तरफ इनमें कह रहा है कि जो आवागमन है इनमें नहीं होता है, इस समय को घटाता है। तो जो ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, आर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे आप सही से टिक लगा करके चलेंगे। व्याख्या देख लीजिए इसकी। बॉन्थ्यूने ने एक जर्मन अर्थशास्त्री रहे थे। इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था 1826 में, डेट याद रखेंगे। बॉन्थ्यूने के अनुसार जो बाजार है क्षेत्र से बढ़ती दूरी के अनुसार फसलों के उत्पादन क्षेत्र का लाभ यहाँ पे घटता जाएगा। बॉन्थ्यूने ने उनके अनुसार जो केंद्रीय नगर है, बॉन्थ्यूने ने उनके अनुसार जो केंद्रीय नगर है, नगर के चारों ओर में विकसित होने वाली 6 पेटियां हैं, उनका उल्लेख किया गया है। तो जो आपका ए गलत हो जाएगा और आर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि कथन जो भारत की हरित क्रांति के बारे में सही नहीं कहा गया है? पढ़िए कथनों को, 1 मिनट पढ़िए जब तक हम पानी पी लेते हैं। चलिए, हरित क्रांति ने किसी भी क्षेत्रीय विषमता के न होने को सुनिश्चित किया है, सही नहीं पूछा गया है ना, तो ये तो ठीक है। इसमें आगे कह रहा है कि जो हरित क्रांति है
उसने चयनित फसलों में उत्पादन वृद्धि को सुनिश्चित किया हुआ है। ये आपका गलत हो जाएगा। और जो हरित क्रांति है उसने सभी कृषकों के बीच में एक समान आय सुनिश्चित की है। हरित क्रांति ने खेती में जो मशीनीकरण है उसको सुनिश्चित किया हुआ है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो कौन सा सही हो जाएगा कि यहाँ पे जो हरित क्रांति है इसने किसी भी क्षेत्र में जो विषमता के न होने को सुनिश्चित किया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसने सभी क्षेत्रों को यहाँ पे अपने संपर्क में ले लिया है, ऐसा नहीं हुआ था। विषमता अभी भी बनी हुई है। ये ऑप्शन यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। बाकी के बी, सी एंड डी ये आपके सही हो जाएंगे। ए ऑप्शन आपको कहाँ पे है? बी ऑप्शन, बी में ए दिया गया है इसलिए ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, यही सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए इसकी। भारत है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966 से लेकर के 67 के बीच में। मैक्सिको में विकसित हुआ था। नवीन उर्वरक प्रतिचारी गेहूं की बनी प्रजातियों के प्रयोग से हुई थी। हरित क्रांति के कुछ लाभ हैं तो कुछ नुकसान भी देखने को मिले थे, जैसे कि आय की असमानता में वृद्धि, पूंजीवाद कृषि के विकास की संभावना बढ़ी। यहाँ पे प्रमुख ऋणात्मक पक्ष क्षेत्रीय विषमता को यहाँ पे बढ़ावा मिल गया था, यानी कि कहीं पर लाभ ज्यादा हो रहा था तो कहीं पर लाभ कम देखने को मिल रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित के समूहों की स्थलाकृति का निर्माण अपरदन के कारण पूछा गया है। तो जो आपके अपरदन के द्वारा जो स्थलाकृति बनेंगी वो बन जाएंगी कौन सी? प्लाया बनेगी, शिखरिका बनेगी, जलगर्तिका बनेगी। ये किसके द्वारा बनती है? अपरदन के द्वारा बनी गई स्थलाकृतियां होती हैं। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्लाया है, शिखरिका है और जो गर्तिका है ये सभी किसके द्वारा बनती है? अपरदन के द्वारा आकृति बनती है। प्लाया जो मिलती है आपको रेगिस्तानी क्षेत्रों में, जब सूखते ही झीलें समाप्त हो जाती हैं, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है, बालसन की जो तली होती है उसमें सिल्ट एवं नमक के निक्षेप है जो कि जम जाते हैं, समतल ऊंचा हो जाता है। इसको कहा जाता है क्या? प्लाया कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। ड्रमलेन है, ड्रमलेन बनती है हिमनद के निक्षेप से। और ये जो राज्य है उनमें ड्रमलिन कोलास्क मृत्तिका के रूप में निर्मित होती है, एक ढेर या फिर टीले के रूप में देखने को मिलती है, जिनका आकार अगर देखा जाए तो वो कैसा होता है? उल्टी नौका या फिर नाव के जैसा यहाँ पे इनका आकार देखने को मिलता है। केम है, केम बनती है हिमनद है उसके अग्रभाग पर, यानी कि बिल्कुल शीर्ष पर आप लोगों को देखने को मिलेगा केम। और जो पिघलने के कारण कुछ मलबा का निक्षेप ढेर के रूप में यहाँ पे टीले के रूप में जमा हो जाता है। इस तरह जो टीले को कहा जाता है क्या? केम कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप लोगों को ये डिटेल में पढ़ना है तो डिटेल में पढ़ने के लिए हमारा जो चैनल है कॉम्पिटिटिव क्लासेस उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे अभी जो सेशन चल रहा है एनसीईआरटी का सेशन चल रहा है, कंप्लीट एनसीईआरटी आपको कराई जा रही है, तो उसको आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, इसको पढ़ना है, आप पैराग्राफ पढ़िए। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है निम्न दाब प्रणाली के समीप में होते हैं। ठीक है, जो कि सामान्यतः 650 किलोमीटर के व्यास से आते हैं। उग्र हवाएं मूसलाधार वर्षा होती है, तड़ित झंझावत लेकर के आते हैं। सामान्यतः लगभग 10 किलोमीटर के व्यास के साथ में उनमें एक केंद्रीय क्षेत्र होता है, यानी कि द आई होता है यहाँ पे। इनको आई क्षेत्र कहा जाता है, चक्षु क्षेत्र इनको कहा जाता है, अपनी आंख वाला क्षेत्र इनको कहा जाता है, जहां पर हल्की हवा या फिर कमोबेश हल्के बादलों का आकाश होता है। यहाँ पे चक्रवात के विकास के लिए विभिन्न अवस्थाओं का पूरा होना आवश्यक होता है। प्रचुर नमी की पूर्ति होती है, उसका यहाँ पे होना आवश्यक होता है। नमी होनी चाहिए, इसके कारण चक्रवात का वितरण उन क्षेत्रों के निकट होता है जहां पर क्या होता है? उच्च सागरीय सतह पर तापमान पाया जाता है, यानी कि हाई टेम्परेचर पाया जाता है। जैसे ग्रीष्म के उत्तरार्ध में अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय महासागर है, इनका जो पश्चिम भाग है यहाँ पर तापमान मिलेगा कितना? 27 डिग्री सेंटीग्रेड मिलता है। यहाँ नमी वर्षा की प्रदान करने के लिए, आंधी के उत्पन्न के लिए आवश्यक गुप्त ऊष्मा होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात है मुख्यतः भूमध्य रेखा के दोनों तरफ आते हैं, 5 डिग्री भूमध्य रेखा को छोड़ करके। ये रेखा कर्क रेखा के मध्य क्षेत्रों में अभिमुख होते हैं, क्योंकि जो भूमध्य रेखा के निकट में क्या होता है, जो कोरिलिस बल होता है वो कैसा होता है? बिल्कुल शून्य होता है। शून्य हो गया। और जो मुख्य चक्रवाती विधियां होती हैं उत्तरी गोलार्ध में, ग्रीष्म के उत्तरार्ध में, बसंत के दौरान में भूमध्य रेखीय द्रोणिका के दक्षिणी विस्थापन के समय में होती है। ये आपने पैराग्राफ पढ़ लिया है, मैंने पढ़ा, साथ में आप लोगों ने भी पढ़ लिया होगा।
चलिए अब इनके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उत्तरी गोलार्ध है, इसमें जो चक्रवाती गतिविधियां होती हैं किससे संबंधित होती हैं? बसंत व सर्दी से, बसंत व शरद से, शरद से व सर्दी से, या फिर ग्रीष्म और शरद से। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन उसमें सही हो रहा था वो कौन सा हो जाएगा? ग्रीष्म व शरद से यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में चक्रवाती गतिविधियां उत्पन्न होती हैं। आगे बढ़ेंगे। वेस्ट इंडीज है, उसमें उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय नाम जाना जाता है? बिलीबिली, हरिकेन, टाइफून, या फिर साइक्लोन। तो जो आपका वेस्ट इंडीज क्षेत्र है यहाँ पे हरिकेन नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं आपका जो सारे क्वेश्चन है वो इसी से सॉल्व हो जाएंगे, आप लोगों को थोड़ा सा अन्य चक्रवातों के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि जो आपका पैराग्राफ होता है, अब ज्यादातर क्या हो रहा है, सब्जेक्ट आपके जो टॉपिक से ही आ जाता है, तो आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए। उस कटिबंधीय चक्रवात को उत्तरी अटलांटिक महासागर यानी कि जो खासकर कैरिबियन सागर है, यहाँ पे जो दक्षिण पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसमें इन्हें हरिकेन, चीन में इनको टाइफून कहा जाता है, और भारत का जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है वहां पे इसको चक्रवात, ऑस्ट्रेलिया में बिलीबिली, और जापान में इनको टैफू कहा जाता है, और फिलीपींस में बेल्जियो कहा जाता है। ठीक है, ये नाम इनके चक्रवातों के अलग अलग नाम है, इनको भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित सागर सतह पर तापमान में कौन सा तापमान उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए बढ़िया माना गया, निर्माण के लिए आदर्श माना गया है? तो वो कितना हो जाएगा? 27 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर तापमान बढ़िया माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से संबंधित नहीं है? कौन सा हो जाएगा? उग्र हवा यहाँ पे होनी चाहिए, और जो यहाँ पे मूसलाधार वर्षा होनी चाहिए, तड़ित झंझावात होना चाहिए, घना कोहरा होना चाहिए। तो यहाँ पे घने कोहरे की तो कोई भी बात नहीं देखी गई है, तो डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, यही सही हो जाएगा, बाकी के सभी सही हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, इनके विकास के लिए निम्नलिखित अवस्था में कौन सी अवस्था आवश्यक है? कौन सी हो जाएगी बताइए आप? आवश्यक अवस्था पढ़िए। निम्न गति हवा होनी चाहिए, प्रशांत महासागर के ठंडी व गर्म लहरों का मिलना होना चाहिए, तभी आएगा क्या? अटलांटिक में नहीं आएगा ये। ठीक है, प्रचुर नमी की आपूर्ति होनी चाहिए, लवणीय और मीठे जल का मिलना होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? सबसे मेन जो प्रचुर नमी है उसकी यहाँ पे आपूर्ति हो जानी चाहिए, तभी क्या होगा? चक्रवात आएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 5 क्वेश्चन और रह गए, इनको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं जिससे कि आपको सही से दिखाई दे जाए। चलिए, एनर्जी लो हो चुकी है मेरी, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका बारंबारता दी गई है, इसमें दिया गया है, इनमें प्रश्न पढ़ने हैं आपको, पूरा इसका दे दिया गया है डेटा। देखेंगे, दिए गए आंकड़े हैं उनका समूहन एक बहुलक यानी कि मूल्य के रूप में करना है। बहुलक इसका देखना है आप लोगों को, मीन यानी कि मोड वैल्यू जो आपको निकाली जाती है वो कैसा हो जाएगा? बहुलक निकालने के लिए आप एक फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है, एल बराबर जेड बराबर यहाँ पे होता है, जेड बराबर होता है बहुलक, जेड बराबर एल प्लस F1 - F0 बटे 2F1, 2F1 - F0 -F2 इंटू आई होता है। ठीक है, तो जो एल हो जाएगा यानी कि जो बहुलक होता है, इसमें जो सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी होती है, फ्रीक्वेंसी किसकी दी गई है यहाँ पे? ये दी गई है 40, तो यहाँ पे किसका हो जाएगा? ये 401 से लेकर के 500 का बीच में आपका बहुलक हो जाएगा। ये आपके इसको माना जाएगा। यहाँ पे जो एल बराबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा है। 40 के बाद में F1 इसके ठीक ऊपर का माना जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। और F2 कौन सा हो जाएगा? जो इसके सबसे ठीक नीचे होगा, यानी कि F2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 16 हो जाएगा। और I बराबर 401 से 500 के बीच में कितना है? तो वो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 401 से 500 के बीच में यहाँ पे 99 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आई बराबर हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे, सॉरी यहाँ पे ये बहुलक पूछा गया है, यहाँ पे एक मिनट
हाँ, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपका जो आंसर आ जाएगा 441 आएगा। यहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करनी है कि एल वर बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, एफ वन की वैल्यू 24 रख लेंगे, एफ ओ की वैल्यू यहाँ पे निकालनी, एफ ओ की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। और जो आपका एफ वन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। एफ टू 16 हो जाएगा। और इसको आप सॉल्व करके और आई बराबर 19, तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, ये 40। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने में काफी टाइम लगेगा। आप लोगों को जो वैल्यू है वो पुट करना बता दिया गया है, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद में यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका 441 आ जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे गया है कि दिए गए जो आंकड़े समूह है 301 से लेकर के 400 के बीच का सापेक्षिक बारंबारता निकालनी है। तो सापेक्षिक बारंबारता निकालने के लिए आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे। आरएफ आप लोगों को निकालना है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो इसके लिए आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, उसको लिख लीजिए। आरएफ बराबर होता है जो क्लास फ्रीक्वेंसी होती है, आर एफ बराबर क्लास फ्रीक्वेंसी यानी कि सी एफ अपॉन जो आपकी सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, यानी कि सभी जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनका ऐड करना है आप लोगों को, समाकलन करना है, जोड़ना है। यानी कि जो सभी फ्रीक्वेंसी हो गई आपके, एक आर एफ इजिकल टू सी एफ अपॉन सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। तो इसको आप पुट कर लेंगे। चलिए वैल्यू इसकी पुट कर दें। क्लास फ्रीक्वेंसी कौन सी हो जाएगी, 301 से 401 के बीच में कौन सी है, यहाँ पे 24 दी गई है। तो क्लास फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कर लेंगे 24। 24 के बाद में यहाँ पे पूछा गया है सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, यानी कि इनको जब आप जोड़ेंगे, जोड़ करके जो आपका आंसर पूरा आएगा कितना आएगा, 125 आएगा। या आप जोड़िएगा बैठ करके। ठीक है, 125 हो गया। तो 24/125 करेंगे, इंटू यहाँ पे करने हैं 100। कितना करना है, यहाँ पे इंटू का करना है 100। 24/125 इंटू करना है यहाँ पे 100। ठीक है, जब आप इसका सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 19.2 इसका आंसर आ जाएगा। और यही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसको डिलीट कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि जो दिया गया आंकड़ा है उसके अंकगणितीय मान्य माध्य पूछा गया है, वो कितना हो जाएगा अंकगणितीय माध्य। तो यहाँ पे जो आपका अंकगणितीय माध्य यहाँ पे पूछा गया है, अर्थमेटिक मीन है। इसका यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है उसको याद रखेंगे। एक्स बार इज इक्वल टू, एक्स बार है इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया गया है क्या, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा, ये आपको देखनी है कैसी सीरीज है, कॉन्टिन्यूअस है, तो बिल्कुल ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज दी गई है। ठीक है, और 101 यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स कैसे निकालना है, एक्स कैसे निकालना है, एक्स दिया नहीं गया होता है आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या करना होता है, जो आपकी वर्ग सीमा दी गई है ये वाली 101 से लेकर के 200 के बीच में, इसको पहले तो ऐड करना है। ऐड करने के बाद में यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका आंसर, 301 आ जाएगा। बटे के करना है 2, तो आपका जो आंसर निकल के आएगा इसके बाद में, तो वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपकी एक्स निकल के आएगी। ठीक है, जब x निकल करके आएगी तो इनका क्या करना है, इनटू करना है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है आप लोगों को कि ये जो x निकाला गया है, यहाँ पे x कैसे निकाला गया है, एक मिनट फॉर्मूला थोड़ा सा अलग लिख देती हूँ। यहाँ पे फॉर्मूला लिख रही हूँ, देख लीजिएगा। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, काफी डिटेल लंबा है ये, पर इसका आप फॉर्मूला याद रखेंगे। इसमें कैलकुलेशन ज्यादा दे दिया गया है। अगर इस कैलकुलेशन को करेंगे अपन लोग तो इसमें कम से कम 10 मिनट तो लगना ही लगना है। लेकिन आप इसको समझ लीजिएगा, कभी कभी छोटा भी दिया जाता है। ठीक है, जो सिग्मा एफ एक्स है, एक्स यहाँ पे आपको दिया नहीं गया होता है, फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है, बारंबारता यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे जो एक्स निकालने के लिए 101 प्लस 200 इजिकल टू 301 आएगा। बट्टे के करना है 2, तो आपका आ जाएगा कितना, 150
यानी कि 150.5 आएगा। अब इनका करना है क्या, एफ एक्स करना है, यानी कि एफ का इंटू करना है एक्स में, फ्रीक्वेंसीज का इंटू करना है एक्स में। तो इनका कर देंगे 4 से इंटू, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 602। यही आप सबके साथ में करते जाएंगे तो इनका सम आ जाएगा, टोटल आ जाएगा कितना, यहाँ पे जो इनका हो जाएगा 60,312, इनका सम आ चुका है। अब इनका सीधे सीधे आप लोगों को निकालना है, सिग्मा एफ एक्स हो गया 60,312, एफ आपका अपनी टोटल किया हुआ था, संचयी बारंबारता अपन लोगों ने ये टोटल की हुई, तो वो कितनी थी, 125 रही थी। अब इनका 6,312/25 कर देना है, आंसर आपका आ जाएगा 482.5, जो कि नजदीक होता है 483 के। ठीक है, समझ गए इतना। नेक्स्ट देखिए, 99 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। 401 से लेकर के 500 के बीच में बारंबारता पूछी गई है। तो इसको निकालने की जो फ्रीक्वेंसीज है उनमें जोड़ना है, अगला इसमें जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, 4 और 12 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 और 24 को जोड़ना है, 24 के बाद में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 24 40 हो जाएंगे, 40 प्लस 40 कितने हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे। यही क्या होती है, जोड़ने के बाद में 401 से लेकर के 500 के बीच की फ्रीक्वेंसी अपन लोगों को पूछी गई है, बारंबारता यहाँ पे पूछी गई है। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, इसका पूछते तो इसमें 16 और ऐड कर देते, इसका पूछते तो इसमें 12 और ऐड कर देते, कुछ नहीं है, सिर्फ नॉर्मल ऐड करते जाना है। अब आपको पूछा गया है इसमें टोटल, यानी कि संपूर्ण आंकड़ा, इसकी संचयी बारंबारता पूछी गई है, तो वो कितनी है, अपन लोगों ने इसको ऐड कर ही लिया है। ऐड करने के बाद में जो आपका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 125 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसी के साथ में जो आपका जून 2020 का जो पेपर है वो कंप्लीट इसका सॉल्व हो चुका है। ज्यादा लंबा सेशन शायद नहीं पहुंचा है, कोई दिक्कत नहीं, जितना भी लंबा पहुंचा है बढ़िया है, जैसा भी है। तो आप लोगों को जो सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और पुराने हैं तो सेशन को लाइक कर लेंगे। ठीक है, और साथ में एक काम और करेंगे कि अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।